हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का मैराथन रिवीजन। सब्जेक्ट है अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, जिसको आप एब्रिवेट करके जेआईजीएल बोल सकते हो। ग्रुप 1 का पेपर 1 यही है आपका, जिसमें हमें टारगेट रखते हैं हम कि वी विल गेट एग्जेम्पशन। क्योंकि अगर हम ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये सब्जेक्ट वो है जिसमें नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि वी कैन गेट एग्जेम्पशन 60 अबव इसमें लाए जा सकते हैं। जब ये नए सिलेबस में भी कुछ एड ऑन इसमें जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चों का टारगेट आज भी यही है कि इसमें एग्जेम्पशन लाई जा सकती है। अब वो एग्जेम्पशन कैसे आएगी? एग्जेम्पशन लाने के लिए देयर आर 3 थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट, रेगुलर क्लासेस जो आपने अटेंड की होगी। उसके बाद सेकंड, रिवीजन जो आपका अभी चल रहा होगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस मैराथन। मैराथन क्या है? बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ क्विक रिवीजन दैट इज डन फॉर यू। आपको एक गाइडेंस मिल जाती है इसमें कि कहां से क्या पूछा जा सकता है। कभी कभी कोई टॉपिक हमारे लिए ऐसा होता है कि जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको लगा कि नहीं इट इज क्वाइट इजी, इसको भी किया जा सकता है, आई हैव मिस्ड इट इन रेगुलर क्लासेस बट यहाँ पे वो मुझे समझ में आ रहा है तो आई कैन डू द सेम, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो आपका जो रिविजन चल रहा है उस रिवीजन के साथ साथ इफ यू टेक दीज मैराथन क्लासेस तो ये आपको और ज्यादा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इज देयर एनी चेंज इन द पेपर पैटर्न, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में जो था कंटेंट तो लगभग वही है, काफी पार्ट इसमें ऐड हुआ है जो आपका पहले ईबीसीएल में था, जो ग्रुप 2 का पेपर है। ऐड होने के बाद क्या पेपर पैटर्न में भी कोई चेंज आया है? यस, डेफिनेटली पेपर पैटर्न में चेंज आया है। तो पहले जो आपका प्रीवियस पेपर पैटर्न था वो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव था। सब्जेक्ट में मार्क्स वही है, जेआईजीएल सब्जेक्ट जो आपका ग्रुप 1 का पेपर 1 है ये वही 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसमें कोई चेंज एज सच नहीं आया है। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है। और हमारा टारगेट मैं आपको पहले ही लिख देता हूं यहीं पे, आप जो टारगेट लेके चलते हो वो क्या है बेटा? एग्जेम्पशन का। मुझे चाहिए होती है एग्जेम्पशन जो कि 60 एंड अबव में आती है, तो मेरा टारगेट यही रहता है। Why I am targeting for exemption? एग्जेम्पशन से फायदा क्या होगा? किसी सब्जेक्ट में अगर बहुत अच्छा नहीं भी कर पाए तो कवर करने के लिए ये चीज आपके काम आ जाएगी। जब मेरा टारगेट एग्जेम्पशन का है तो फिर मुझे अपनी स्टडी भी उसी अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। पहले जो कंप्लीट पेपर था वो डिस्क्रिप्टिव था, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपके 20 मार्क्स में आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज, और बाकी 80 मार्क्स का अभी भी आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो ये वाला पार्ट पैटर्न में काफी चेंज आया है। पहले जो क्वेश्चन के वेटेज थे वो 3 तरीके के थे, 4, 5 एंड 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये 3 तरह के क्वेश्चन आते थे पेपर में, 4, 5 एंड 8 मार्क्स के। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता था कि किस क्वेश्चन में हमें कितना लिखना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, कहीं पे टू द पॉइंट लिखना होता है, कहीं पे थोड़ा इलेबोरेट करना होता है, वो सारा आपको देखना रहता था। अब जो आपके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा एक एडेड एडवांटेज हुआ है वो ये हुआ है कि जो एमसीक्यूज है वो 2 मार्क्स के हैं, 10 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो ये आपका इस तरह से 20 मार्क्स का वेटेज हो जाता है। और ये जो आपके 80 मार्क्स है ये 5 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन में कितने पार्ट है बेटा? 4 पार्ट्स। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन हो गए, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो इस तरह से ये टोटल 80 मार्क्स आपके हो जाते हैं। तो इसका मतलब अब 2 ही तरह के क्वेश्चन है, एक तो 2 मार्क्स के एमसीक्यूज और एक आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव में आएंगे। ये जो पेपर पैटर्न है ये हमने कहां से निकाला है? क्या मैंने ये खुद बनाया है? नहीं। क्या आईसीएसआई ने कहीं वेबसाइट पे डाल के आपको बताया? नहीं। आपका जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है, ये जो मॉड्यूल हम देख रहे हैं, इसी मॉड्यूल के एंड में आपको ये पेपर पैटर्न दिया हुआ है। इस मॉड्यूल के एंड में कुछ आपको इस तरह से पेपर दिया हुआ है ये। अब आप देखो इसमें जो लिखा है वो क्या लिखा है? टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, और पहला क्वेश्चन ये आपका दे रहा है चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। जब 2 मार्क्स में आपको एमसीक्यू पूछ रहा है तो खाली टिक करने के 2 मार्क्स नहीं देंगे, व्हाट दे विल बी गिविंग यू
is 1 mark only for ticking the right answer. करेक्ट आंसर के खाली 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसमें जस्टिफिकेशन भी देते हो तो यू विल गेट कंप्लीट 2 मार्क्स. तो इस तरह से ये आपके 10 क्वेश्चन है जिनमें आपको इस तरह से करेक्ट आंसर भी देना और साथ में इसका जस्टिफिकेशन भी. फिर आ जाता है सेकंड क्वेश्चन से. यू कैन सी ईच क्वेश्चन हैज 4 पार्ट्स और 4 मार्क्स ईच. तो हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना हुआ? 16 मार्क्स का. इस तरह से ये टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए बेटा? आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं. 2, 3, 4, 5 एंड 6. फर्स्ट आपका एमसीक्यू का हो गया, बाकी 5 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव के. अब यहां पे 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिल रही है, थर्ड ए में, और बाद में आपको फोर्थ ए में. ये भी वैसे सब बच्चों को ये चीज पता होती है, इंस्ट्रक्शन में ये साफ साफ लिखा होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं. अगर आप इन 2 क्वेश्चन में जिनमें इंटरनल चॉइस मिलती है, तो कोई बच्चा सोचे मैं इसके 2 पार्ट अटेम्प्ट कर दूं और इसके 2 पार्ट अटेम्प्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं चलता है. ईदर अटेम्प्ट क्वेश्चन 4, चारों पार्ट इसी के होंगे, या फिर 4A करोगे तो इसके चारों पार्ट करोगे. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो पेपर पैटर्न हमने वहीं से निकाला है, जो आईसीएसआई का मॉड्यूल आपका दिया हुआ है उसी में ये चीज आपको दी गई है. तो हमने ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है कि पेपर पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि अलग से कहीं पे रिवील अगर नहीं किया गया है तो हम इसी को अपना पेपर पैटर्न मान सकते हैं, जो इन्होंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नए में दिया हुआ है. ठीक है, तो आपके जो न्यू मॉड्यूल्स है उसमें ये दिया हुआ है. अब टॉकिंग अबाउट कि जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं और जो न्यू सिलेबस के हैं उनके लिए क्या रहेगा. जिन बच्चों ने स्विच करके न्यू सिलेबस ले लिया है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नए में ही पढ़ रहे हैं, या फिर पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको ऐड कर लेंगे नया वाला पार्ट. लेकिन जो ओल्ड में है अभी भी, उनका सिलेबस ओल्ड के अकॉर्डिंग होगा, वो पेपर अलग आएगा. उनका जो ओल्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसी का पेपर आएगा ओल्ड सिलेबस का, और जो न्यू में स्विच कर चुके हैं उनको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ही पेपर देना पड़ेगा. अदर थिंग जो यहां इंपॉर्टेंट है, ओल्ड सिलेबस में ज्यादातर चीजें न्यू सिलेबस में एज इट इज है. मतलब कुछ कम हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं कि कंप्लीट चेंज हुआ है. न्यू सिलेबस में ओल्ड में बस कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं ईबीसीएल से. आपका जो ईबीसीएल में पोर्शन थे वो इसमें ऐड ऑन हुए हैं, और कुछ पार्ट्स को कंबाइन करके सिंगल चैप्टर में कन्वर्ट किया गया है. तो जिन्होंने ओल्ड सिलेबस में बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है और उन्होंने न्यू में स्विच कर लिया, तो उनको ये डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे को एकदम से सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा. आपकी जो पुरानी पढ़ाई है वो भी आपके काम आ जाएगी. बस याद रखना, आप नए मॉड्यूल से जो भी ऐड हुई है चीजें उनको जरूर अपडेट कर लें, जो अमेंडमेंट्स आए उनको जरूर देख लें, क्योंकि अगर उनको आपने नहीं देखा तो आप ओल्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ के जाएंगे. तो जिन्होंने स्विच किया है उनके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ये सब देख के चलें. ये मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, स्विच का भी बता दिया. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन. मैराथन क्लासेस आज से हमारी शुरू हो रही है. इसमें हम इसको पार्ट्स में रखेंगे. हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस कवर कर पाए, या फिर नहीं भी है उतना नहीं हो पाता है तो भी हम 80% तक सारी चीजें कवर कर पाए, 70 to 80%, जिससे कि हमारा एक वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाए कि नहीं हमारे को सब कुछ आ रहा है. आप साथ साथ इसको देखेंगे तो आपको अपनी नॉलेज भी चेक हो जाएगी कि मुझे ये चीजें आती है या नहीं आती. तो स्टे ट्यून्ड, साथ में रहें, इसको प्रॉपर अटेंड करें, देखें इसको, जिससे कि आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सके कि हमारी तैयारी कितने लेवल की है. वो नहीं कहते हम कितना पानी में हैं, ये यहां से आपको पता चल जाएगा. हम मैराथन में कहां से स्टार्ट करेंगे, हम कौन सा पार्ट सबसे पहले करेंगे. जो हमने क्लासेस में सबसे पहला चैप्टर हमेशा लिया होता है वो मेरा हमेशा ही लॉ ऑफ टोट्स रहा है, जो पहले ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 6 था और न्यू में वो चैप्टर 5 है. हम रिवीजन में भी उसी से स्टार्ट करेंगे. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बेसिक सी चीजें हैं, कोई एक्ट नहीं है, नो सेक्शंस, नो प्रोविजंस, कुछ भी नहीं है. किस पे बेस्ड होता है बेटा? कॉमन लॉ पे बेस्ड होता है. उसी को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और उसी को हम रिवाइज करेंगे.
ये बेटा आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 5, लॉ ऑफ टोट्स। देखो ओल्ड सिलेबस में जैसे हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग वेटेज देख लेते थे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग वेटेज कैसे देख लेते थे कि पास्ट एग्जाम में 2-3 अटेम्प्ट में हम देखते थे कितने क्वेश्चन आए, उसके अकॉर्डिंग वेटेज डिसाइड कर लेते। अब हम कोई वेटेज नहीं बता रहे इसका कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे। अजम्पशन ये है, दिस इज टोटली एन अजम्पशन, कि हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्टिव में टोटल 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 मार्क्स ईच। तो हर एक चैप्टर में से आपको एक एक क्वेश्चन भी मिला तो 4 मार्क्स का तो आएगा। एमसीक्यूज की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 10 ही हैं, तो सारे चैप्टर में से तो नहीं आएंगे, किसी में से आएगा किसी में से नहीं आएगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में हमने एक अजम्पशन लिया है कि हो सकता है हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आए, तो आपको 4 मार्क्स का वेटेज तो हर एक चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के डिफिकल्टी लेवल की। डिफिकल्टी लेवल ऐसा सच कुछ भी नहीं है इसमें, इट इज वेरी सिंपल। बस आपका डिपेंड किस चीज पे करता है मार्क्स लाना, राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल्स के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है दैट इज लीगल टर्म्स, या हम जिनको मैं जब क्लास में भी आपको रेगुलर में आपको बताया होगा कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपको आंसर में इंक्लूड करना पड़ता है। बाकी आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि पूरी कंपाइलर की लैंग्वेज लिखना या जो आपको टीचर ने नोट्स में लिखा है वही लिखने से मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हो, लेकिन आपको जो वर्ड्स है, जो लीगल वर्ड्स है, वो प्रॉपर वो के वो यूज करने रहते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स को आपको मैंने मार्क भी करवाया होता है, नोट्स में भी उनको हाईलाइट करवाया होता है, जिससे कि आप उसको याद रख सको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इसको कैसे रिटेन करना है। अब सबसे पहले हम चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, जैसा कि आपको सी सेट में भी देखने को मिलता है। टोट वर्ड कहां से डिराइव हुआ, टोट को डिफाइन कहां पे किया गया है, क्योंकि इसका एक्ट नहीं है, तो एक्ट नहीं है तो इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है। सबसे पहला एमसीक्यू इसी पे आ सकता है। सेक्शन 2M कहां पे दिया हुआ बेटा, कौन से एक्ट में, लिमिटेशन एक्ट 1963 में दिया गया है। और इन्होंने टोट को क्या बताया कि इट इज अ सिविल रॉन्ग जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये इन्होंने लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग निकाला है। दूसरा एमसीक्यू का क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है कि टॉट कहां से डिराइव हुआ है, तो बेटा लैटिन वर्ड क्या है, टोटम, उसका फ्रेंच इक्विवेलेंट क्या है, टोट, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रॉन्ग कहते हैं। तो यहां से ये 2 एमसीक्यूज के क्वेश्चन, ये सी सेट में भी आपके पूछे जाते थे, यहां पे भी ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम सीधे चलते हैं टोट की डेफिनेशन पे। बेटा यहां पे 3 डेफिनेशन दी जा चुकी है, सैलमन, फ्रेसर और विनफील्ड। आप एग्जाम में कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन लिखूंगा मैं टोट की, क्या मुझे एज इट इज उसी डेफिनेशन को लिखना है जो यहां पे दी गई है, जरूरी नहीं है। बट अगर आप नाम मेंशन करके डेफिनेशन देते हो तो फिर सेम होनी चाहिए। इफ आई एम राइटिंग अ जनरल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, कि मैं मीनिंग डिफाइन कर रहा हूं व्हाट इज टोट, तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं लिखना है। लेकिन अगर मैं नाम दे देता हूं पर्सन का कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, तो फिर आपको वो सेम ही लिखना जरूरी हो जाता है। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में उसको नहीं लिख सकते। अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं टोट की कि मैं क्या लिखूंगा एग्जाम में। मैं ये डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं बेटा, जो भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आया टोट के, तो अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप पहले टोट को डिफाइन करेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे। ये डेफिनेशन देखो आपको हर जगह नहीं लिखनी है, पर जहां आपको लगे कि टोट को डिफाइन करना है या फिर मेरे को मीनिंग बताना चाहिए, तो वहां पे आप ये डेफिनेशन इजीली यूज कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, टोट इज अ सिविल रॉन्ग ऑफ प्राइवेट नेचर। Tort is a civil wrong of private nature for which the common law remedy is in the form of unliquidated damages।
आप इतना लिख देंगे तो काफी सारी चीजें इसमें ऐसी आ गई जो कि बिल्कुल आपके लीगल वर्ड्स है। जैसे कि सबसे पहले कॉमन लॉ, इसी पे तो बेस्ड है टोट, टोट इसी पे बेस्ड है कॉमन लॉ पे। जुडिशियल डिसीजन जो कि पहले कभी लिए गए हैं उन्हीं पे बेस्ड आपका ये कॉमन लॉ बनता है। उसके बाद आता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों बोला बेटा मैंने, क्योंकि लिक्विडेटेड इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि लिक्विडेटेड इज समथिंग दैट इज फिक्स्ड, जबकि टोर्ट में जो चीजें होती है उसमें डैमेजेस फिक्स नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट में वी कैन से कि लिक्विडेटेड डैमेजेस हो सकते हैं, लेकिन टोर्ट में हमेशा आपके कौन से डैमेजेस आएंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आएंगे। तो ये डेफिनेशन आपकी ऐसी डेफिनेशन है जिसको आप कहीं भी इंट्रोडक्शन के लिए लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा आप उसको स्पेसिफिकली आंसर कर सकते हो। उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ टोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोर्ट के क्या एलिमेंट होते हैं, तो 3 एलिमेंट यहां पे असेंशियल एलिमेंट बोले जाते हैं टोर्ट के। एलिमेंट्स ऑफ टोर्ट में 3 चीजें होना जरूरी है। जैसे वो नहीं कहते फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो टोर्ट 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज क्या होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, उसके लिए कोई लीगल रेमेडी होना जरूरी है। क्या बताया मैंने, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी। एक एक करके इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। लिखने का पार्ट मैं नहीं बता रहा हूं, वो आपके नोट्स में जो लिखवाया हुआ है या फिर आपको कंपाइलर में से जो ठीक लगता है यू कैन राइट द सेम। अगर आपको आंसर राइटिंग के टिप्स देखने हैं तो वो आप सेपरेटली अपने आंसर जो आप प्रैक्टिस करते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि हमारा आंसर और जो सजेस्टेड आंसर वगैरह में आपको मिलते हैं उनमें कितनी सिमिलैरिटी है। आप अपने अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि कंपाइलर में तो बहुत सारा कंटेंट दिया रहता है। हमने नोट्स में जो लिखा होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, उतना आप एग्जाम में लिख सकते हो। रॉन्गफुल एक्ट क्या है, रॉन्गफुल एक्ट मतलब कि आप केस किस बेसिस पे करोगे, कोई ना कोई कोज ऑफ एक्शन तो होगा। आपके साथ किसी ने अगर कुछ गलत किया तो आप केस कर सकते हो, बिना किसी के कुछ गलत किए आप उस पे केस किस बात का करोगे। तो सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट का होना जरूरी है। दूसरा लीगल डैमेज, इसको थोड़ा और इलेबोरेट किया गया है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एलिमेंट्स बताने हैं तो आप लीगल डैमेज को कैसे बताएंगे कि डैमेज कैन बी एनीथिंग, डैमेज कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन के लिए कोई भी चीज डैमेज है, लेकिन यहां डैमेज वही आएगा जो कोर्ट कंसीडर करेगा। मतलब लॉ में जो चीज डैमेज मान ली जाएगी वो ही यहां पे लीगल डैमेज बनेगा। देन आफ्टर लीगल रेमेडी, व्हाई लीगल रेमेडी शुड बी देयर, बिकॉज टोर्ट इज बेस्ड ऑन कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ में इफ earlier decisions have been taken on the same matter then only you can give the similar decision in the लेटर केसेस। तो ये लीगल रेमेडी इसीलिए होना जरूरी है। तो क्या अगर किसी चीज के लिए कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो वो टोर्ट में नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। वो एक नॉर्मल सिविल केस की तरह फाइल होगा। जब एक बार उस पर कोई जुडिशियल डिसीजन आ जाएगा, वंस अ जुडिशियल डिसीजन हैज बीन टेकन, तो इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ और उसको टोर्ट में इंक्लूड किया जा सकता है। पर शुरुआत में जब आज तक कभी कोई केस नहीं हुआ तो उसको टोर्ट में नहीं ला सकते। तो इसीलिए टोर्ट का स्कोप फिक्स नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब जो ये लीगल डैमेज है इसको अलग से भी आप डिस्कस कर सकते हो कि ये जो लीगल डैमेज है इसको 2 तरीके से क्लासिफाई इन्होंने करके दिया हुआ है। 2 डैमेज बताए इन्होंने, डैमनम सिने इंजूरिया और दूसरा है इंजूरिया सिने डैमनम। क्या होते बेटा ये दोनों चीजें, हमने क्लास में एकदम अच्छे से डिस्कस किए थे। केस भी आपको एकदम से, जैसे वो बोलते हैं ना, रट्टा मार रखा होगा, नींद में भी किसी ने पूछा तो भी शायद आप बता सकते हो। डैमनम सिने इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी। एक चीज और क्लियर कर दूं, इंजरी का मतलब यहां पे फिजिकल इंजरी नहीं होता, यहां पे इंजरी का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, और इसका मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। दोनों के केस लिख लो। डैमेज विदाउट इंजरी में जो फेमस लैंडमार्क केस है वो कौन सा है, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल।
और उसमें जो लैंडमार्क केस है दैट इज एशबी वर्सेस वाइट का। केस की कहानी बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, डैमेजेस तो होते हैं बट वो डैमेजेस के साथ इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं होता। मतलब इसमें क्या था, एक स्कूल थी एग्जिस्टिंग जिसमें कोई टीचर काम करता था, स्कूल का मैनेजमेंट चेंज हुआ, टीचर को बोला गया हमारे रूल्स के हिसाब से चलो, टीचर ने मना कर दिया तो बोला रिजाइन कर दो, टीचर ने रिजाइन किया। दूसरे स्कूल में जाने की बजाय उसने खुद का स्कूल ओपन कर लिया। जब उसने स्कूल ओपन किया तो टीचर बहुत रिनाउंड था तो उसके पास एडमिशन्स आने लगे, इस एग्जिस्टिंग स्कूल के बच्चे भी वहां जाने लगे, स्कूल का काफी मॉनेटरी लॉस हुआ क्योंकि एक तो नए एडमिशन नहीं आ रहे, ऊपर से एग्जिस्टिंग स्टूडेंट भी जाने लग गए। तो इसलिए स्कूल ने क्या किया, केस किया उस टीचर पे कि इसकी वजह से हमारा लॉस हुआ है। यस, लॉस दिख रहा है, पर क्या इस लॉस को लीगल डैमेज माना जा सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ ट्रेड है और अगर ये केस पुराना है तो वहां भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहा होगा कि ट्रेड में तो कंपटीशन रहेगा, तो यू कांट से कि वो बंदा ये ट्रेड नहीं कर सकता। ऐसी कोई ऑब्लिगेशन उसकी थी नहीं कि वो कभी तुम्हारे जैसा ट्रेड नहीं करेगा। प्लस क्या उसने तुम्हारा डिफेमेशन किया, क्या उसने कोई गलत मीन्स और मेजर्स अपनाए, तुम्हारे नाम को खराब करके अपने पास एडमिशन बुलाए? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। तो दूसरे वाले फिर केस में क्या था, एशबी वर्सेस वाइट में ये वोटिंग से रिलेटेड केस था। इसमें ये बोला गया कि एक पर्सन को वोटिंग का राइट है, वो बंदा वोटिंग करने जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर उसको मना कर देता है कि तुम वोट नहीं दे सकते विदाउट एनी रीजन। ठीक है, बंदा घर आता है, अपनी वाइफ को ये बात बताता है, वाइफ कहती है कोई बात नहीं, एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इस बंदे को ये बात चुभ जाती है कि मेरा राइट कैसे छीना। इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है, जिस बंदे को वो वोट करने जा रहा था, जिस पर्सन को, जो रिप्रेजेंटेटिव को वो वोट करने जा रहा था, वो जीत भी जाता है। फिर भी इसके मन में जो चीज थी वो ये पूरी करता है और केस फाइल कर देता है उस ऑफिसर पे कि उसने मेरा राइट कैसे छीना। जब इस ऑफिसर को कोर्ट में बुलाया जाता है तो ये कहता है अच्छा मैंने कोई राइट इंफ्रिंज किया है, तो इसका क्या नुकसान हुआ, क्या वो हार गया जिसको ये वोट करना चाह रहा था? कोर्ट ने बोला नहीं, वो जीता है, फिर इसका काहे का नुकसान, इसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कोर्ट ने कहा हियर डैमेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, समटाइम्स द डैमेज इज नॉट एक्चुअल डैमेज, कई बार डैमेज एक्चुअल डैमेज नहीं होगा, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कोर्ट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट जो तुमने यहां पे कर दिया है। किसी बंदे के पास अगर वोटर आईडी है, इलेक्शन में वो वोट दे सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो टाइम के साथ वोट करने गया था, तो आपको डिनाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि टोर्ट में जो कोर्ट रेमेडी देता है उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट। यहां पे कई बार एक्चुअल डैमेज नहीं भी होता तो भी कोर्ट क्या मानेगी, उसको टोर्ट में कवर करेगी। तो इसको हम टोर्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं और इसको हम हमेशा टोर्ट में इंक्लूड करते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि तीनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये तीन तरह के क्वेश्चन कौन से वो बता देता हूं। तीन तरह के क्वेश्चन से मेरा मतलब है, एक तो आता है शॉर्ट नोट में, शॉर्ट नोट में ये या फिर स्टेटमेंट देके आपको पूछ ले एक्सप्लेन डैमनम सिने इंजूरिया या इंजूरिया सिने डैमनम, दोनों में से कुछ, तो ये एक क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इन दोनों में डिफरेंस का, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करके बताना होता है, और डिफरेंस का मैं ऑलरेडी आपको रेगुलर क्लास में भी बहुत बार बता चुका हूं। व्हेन यू हैव एम्पल पॉइंट्स, बहुत अच्छे खासे 5-6 पॉइंट आपके पास हो, तो यू शुड मेक अ प्रॉपर टेबल ऑफ डिफरेंस, तो आप डिफरेंस टेबल में ही दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद तीसरा आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी इसमें से बन सकता है। आपको कोई सिचुएशन दे दे और उसमें पूछ ले कि क्या ये टोट में कवर होगा, क्या इस पर्सन को डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये तीनों तरह का क्वेश्चन इस पे आ सकता है और पास्ट एग्जाम ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस पे ध्यान से फोकस करके इसको पढ़ना चीज को। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां इन्होंने रॉन्ग्स को डिफरेंशिएट किया है। मोरल रॉन्ग्स होते हैं जिसपे कोई एक्शन नहीं होता, लीगल रॉन्ग्स होते हैं जिनपे एक्शन लिया जा सकता है। सिविल रॉन्ग और फिर क्रिमिनल रॉन्ग दो में डिवाइड होते हैं। क्रिमिनल हमें यहां नहीं पढ़ना है क्योंकि हम बात ही सिविल की कर रहे हैं, और सिविल में इसने कहा टोर्ट भी हो सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। हमारा टारगेट यहां पे किसको पढ़ना है, टोर्ट को। ये कंडीशंस मैंने आपको तीनों बता दी है।
डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम भी हमारा डिस्कस हो चुका है। अब आ जाते हैं हम सीधे मेंस रिया पे। व्हाट इज मेंस रिया बेटा? व्हाट इज मेंस रिया? मेंस रिया मतलब किसी भी क्राइम को करने के लिए हम बोलेंगे क्राइम। सर आप यहां पे क्राइम क्यों ला रहे हो, ये तो सिविल रॉन्ग है। इसीलिए तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इसीलिए तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। देखो अगर मैं बोलूं टोर्ट में कब रेमेडी मिलती है, क्या इंटेंशन होना जरूरी है? मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरा ध्यान नहीं है, मैं फोन पे बात कर रहा हूं, अचानक से मेरा धक्का किसी को लग जाता है, वो इंसान गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। वो मुझसे कहता है तुम मेरी फर्स्ट एड करवाने के लिए मुझे ले चलो हॉस्पिटल में, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं गिरा हूं। क्या मेरा इंटेंशन यहां पे कहीं भी गलत था? क्या मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कभी सोचा था कि किसी इंसान को मेरी वजह से ऐसे चोट लग जाएगी? तो इसका मतलब मेंस रिया था ही नहीं, तो फिर पनिशमेंट मिलती नहीं है। क्रिमिनल लॉ क्या कहता है कि विदाउट मेंस रिया यू कैन नॉट पनिश अ पर्सन। पर पनिशमेंट थोड़ी ना दे रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं, नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। तो इफ you want compensation for your damages, then mens rea is not important. बिना मेंस रिया को प्रूव किए भी वो पर्सन तो यही बोलेगा ना मैंने जानबूझ के नहीं किया, बट नहीं किया मुझे भी पता है, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया ना। मतलब सामने वाले का अगर नुकसान हुआ है अनइंटेंशनली भी तुम्हारी वजह से, तो तुम्हें उसको भरपाई करके देनी पड़ेगी। तो यहां पे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है मेरे माइंड में कि टोर्ट में अनइंटेंशनल चीजें भी कवर हो सकती है। तो फिर मेंस रिया क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो हम क्या बोलेंगे, मेंस रिया के बिना भी टोर्ट में कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। फिर मेंस रिया क्यों जरूरी है? अगर मुझे कॉम्पनसेशन मेंस रिया के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं कि वो प्रूव हो और फिर कोर्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दे, तो आपको मेंस रिया प्रूव भी करना पड़ेगा। ज्यादा बेटर है बिना मेंस रिया को प्रूव किए कॉम्पनसेशन ले लो, क्योंकि मेंस रिया आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका गिल्टी माइंड उस चीज के पीछे था। तो यहां पे विदाउट फॉल्ट भी लाइबिलिटी आ जाती है, मेंस रिया इतना जरूरी नहीं है। अब आते हैं हम दूसरी लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज की हम बात करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की। क्या होती है बेटा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? केस याद आ गया होगा, रीलैंड्स वर्सेस फ्लेचर का। कहानी क्या थी केस की? बहुत ही आसान सी कहानी थी। रीलैंड और फ्लेचर दो लोग, रीलैंड और फ्लेचर, ये है दो लोग, ठीक है। रीलैंड के पास क्या है बेटा? कोल माइंस। और फ्लेचर के पास क्या है? विंड मिल। और इनका जो ये काम चलता है ना बेटा, ये एडजॉइनिंग लैंड पे है, मतलब ऐसे नहीं होता पड़ोसी, ठीक है। ये लोग दोनों पड़ोसी है। ये रीलैंड फ्लेचर का पड़ोसी है। फ्लेचर की विंड मिल को बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब विंड मिल को रन करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्लेचर सोचता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, एक वाटर का रिजर्वोयर बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? वाटर का रिजर्वोयर बनाना चाहिए। तो ये वो रिजर्वोयर बनाना शुरू कर देता है, खुद थोड़ी ना बनाएगा। इसके लिए क्या करता है, इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को बुलाता है। इंजीनियर अपनी डिजाइन वगैरह देके चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू कर देते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होते हैं, व्हेन दीज कॉन्ट्रैक्टर्स आर वर्किंग, तो जब ये पास में कोल माइंस है तो कुछ ना कुछ तो पंगा होगा ना। इनके सामने माइन शाफ्ट्स आते हैं, ओल्ड माइन शाफ्ट्स, आप क्या बोलेंगे, ओल्ड माइन शाफ्ट्स, वो आते हैं। ये उसको इग्नोर करते हैं और बना देते हैं रिजर्वोयर, हटा देते हैं, मतलब उसको खोद के। जैसे रिजर्वोयर में पानी भरा जाता है, व्हेन द वाटर इज फिल्ड इन दिस रिजर्वोयर, वाटर जैसे ही भरा तो वाटर इसमें भरा, लेकिन इधर भी बह के आ गया, एस्केप होके कोल माइंस में आ गया और पूरी कोल माइंस पानी पानी हो गई। अब ये जब इसकी कोल माइंस में पानी आता है तो सोचो आप कितना नुकसान होगा भाई। माइंस में काम क्या होता है? खुदाई, अंदर अंदर आप खोदते हो और जो मिनरल्स है निकालते हो। तो यहां पे आप कोल निकाल रहे हो, अब पानी अगर चला जाएगा तो वो काम रुक जाएगा बिल्कुल, और पानी जब तक बाहर नहीं निकालोगे तब तक आगे काम हो ही नहीं सकता। तो इसने नुकसान होने पर रीलैंड किसको केस, किस पे केस करेगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्टर को जानता है? हु इज द कॉन्ट्रैक्टर? नहीं, ये किसको जानता है? फ्लेचर को। तो इसने इस पे केस कर दिया। रीलैंड सू फ्लेचर,
अब ये रीलैंड कौन बन गया बेटा? प्लेंटिफ बन गया। और फ्लेचर कौन बन गया? डिफेंडेंट। ये नाम आप सबको पता ही होंगे। प्लेंटिफ कौन होता है? डिफेंडेंट। जब भी हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो जो बंदा केस फाइल करता है वो एक्चुअल में एक एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में जिसको हम कहते हैं प्लेंट, तो वो बन जाता है प्लेंटिफ। और जो बंदा जिस पे केस हुआ है, जिसके खिलाफ वो एक्शन लेना चाहता है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? डिफेंडेंट बन जाता है। और केस को हम SUIT सूट भी कह सकते हैं। और जो केस करने की प्रक्रिया होती है उसको सू करना बोल सकते हैं। तो यहां पे रीलैंड ने फ्लेचर पे केस किया। फ्लेचर ने कहा मेरी क्या गलती, मैंने थोड़ी ना बनाया रिजर्वोयर, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया। कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने बोला भाई हाँ कॉन्ट्रैक्टर की गलती होगी, पर ओनर ऑफ द लैंड कौन हो? तुम हो, तो तुम्हें तो इसको लायबिलिटी देनी पड़ेगी। मतलब यू आर लायबल फॉर द लॉसेस दैट रीलैंड हैज सफर्ड। तो जब इसको दिलाया गया तो अब एक कहानी दिमाग में आती है, एक सोच आता है दिमाग में कि फ्लेचर फिर इनसे क्या करेगा? इन पे वो सेपरेटली केस करता है या इनको पैसा नहीं देता है, दैट इज अ सेपरेट मैटर। पर रीलैंड किससे लेगा कॉम्पनसेशन? फ्लेचर से लेगा। यहां पे ये पहला केस था जहां से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था। फिर एक दूसरा केस आया रीड वर्सेस लायंस का, जिसमें टेस्ट डिफाइन करा कोर्ट ने कि कब कब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मानी जाएगी। तो दो चीजें बताई इन्होंने, पहला नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड और दूसरा एस्केप फ्रॉम योर प्रीमाइसेस। अगर ये दोनों चीजें एक जगह एग्जिस्ट करती है तो हमेशा लायबल कौन बनता है? ओनर ऑफ द लैंड इज हेल्ड लायबल। पर फिर बचने का क्या कोई तरीका है? क्या ओनर हमेशा ही लायबल बनेगा? तो उसके लिए फिर कुछ एक्सेप्शंस भी है, जो ये एक्सेप्शंस हम डायरेक्टली कंपाइलर में से डिस्कस करेंगे। ये यहां पे बता दिया। फिर ये इस केस में नहीं आए थे बेटा, ये रीड वर्सेस लायंस के केस में आए थे। इस केस से तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था, पर इस केस में कंडीशन दी गई। फिर उसके बाद आता है ये पॉइंट कि क्या बचने का तरीका है? यस, बचने का तरीका है। अगर नेचुरल यूज हुआ लैंड का तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। अगर कंसेंट मिल गई प्लेंटिफ की तब भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। मतलब मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया पर तुम्हारी कंसेंट के साथ किया, मतलब तुम्हारा नुकसान हुआ है विद कंसेंट, तो अब मैं उसके लिए लायबल नहीं हूं। थर्ड पार्टी का एक्ट हो, या फिर आप इसको कह सकते हो एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। किसी स्ट्रेंजर ने कोई गलत काम कर दिया तो ना मैं लायबल ना तुम लायबल। स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह गवर्नमेंट करती है तो कई बार कई सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, तो उस केस में दे आर नॉट हेल्ड लायबल। फिर आता है एक्ट ऑफ गॉड। बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, किसी की वजह से किसी का नुकसान हो गया उस टाइम पे, तो नोबडी इज हेल्ड लायबल फॉर द सेम। एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। प्लेंटिफ की खुद की गलती की वजह से अगर उसका नुकसान हुआ है तो फिर वो किसी को लायबल कैसे बनाएगा? जैसे कि इसमें एग्जांपल मैंने आपको दिया था कैमल वाला। एक पर्सन के पास कैमल था, वो पड़ोसी के घर में चला जाता है। पड़ोसी के घर में क्या होते हैं? पॉइजनस प्लांट लगे होते हैं, वो उनकी लीव्स को खा जाता है, निबल कर लेता है। तो जब वो खा लेता है तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ होने पर वो उसको कहता है कि तूने मार दिया। तो ये यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज नहीं होगी क्योंकि गलती खुद प्लेंटिफ की है। तो प्लेंटिफ की जब खुद की गलती हो तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज नहीं होती। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 और 6 एक्सेप्शंस है। जब भी आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस को भी लिखेंगे, चाहे आप इलेबोरेट पूरा ना करें, पर 6 के 6 एक्सेप्शंस आपको लिखने जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे बढ़ते हुए एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों बनाई हमने एब्सोल्यूट लायबिलिटी? क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस थे, तो हमें लगा कि बच बच के निकलते रहेंगे लोग। तो जब भी हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एंटरप्राइजेस पे, कौन सी वाली पे? जो हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में होती है, मतलब जो जैसे होता है ना, पटाखों की फैक्ट्री हुई, या फिर केमिकल्स वाली हुई, या फिर कुछ एक्सप्लोसिव बनाने वाली हुई, या फिर कोई भी XYZ फैक्ट्री हुई या इंडस्ट्री हुई जिसमें कुछ ऐसा हो जो नुकसान पहुंचा सकता है लोगों को, तो वहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को क्या बना देते हैं? एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बना देते हैं। ये केस आपको मैंने क्लास में बताया था, ओलियम गैस लीक हुई थी, कंपनी को लायबल बनाया गया कि जितने भी लोगों ने सफर किया है, भले ही एस्केप हुआ हो या नहीं हुआ हो,
वहीं पे किसी को अगर नुकसान हुआ है तो भी कंपनी लायबल बन जाएगी। तो बस ये मॉडिफिकेशन है उसी चीज का। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को मॉडिफाई करके हम क्या बना देते हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी बना देते हैं। केस लो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी आएगी आपको कहानी तो नहीं लिखनी है पर केस पता होना चाहिए कि केस क्या है। ये मैंने क्लास में भी आपको बताया था, ओलियम गैस लीक हुई थी और लीक होने के बाद कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्री को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उन सब लोगों को जिनका इसकी वजह से नुकसान हुआ है। अब आती है विकेरियस लायबिलिटी। व्हाट इज विकेरियस लायबिलिटी? इसको हम नो फॉल्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं, जहां पे किसी एक की गलती की वजह से दूसरे का नुकसान हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कैसे कैसे आती है? पहला, बाय रेटिफिकेशन, बाय रिलेशन और बाय अबेटमेंट। रेटिफिकेशन मतलब किसी के गलत काम को अगर तुम मंजूरी दे दो तो आपने रेटिफाई कर दिया तो यू विल बी हेल्ड लायबल। दूसरा, रिलेशन, आप उस पर्सन से इस तरह से रिलेटेड हो कि आपके पास किसी तरह की अथॉरिटी उस पर्सन से रिलेटेड, तब भी आप लायबल बन जाते हो। तीसरा आता है अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए भड़काते हो, उकसाते हो, तब भी आप लायबल बन जाते हो। असेंशियल एलिमेंट विकेरियस लायबिलिटी के क्या क्या है? जैसे मास्टर सर्वेंट की बात करें तो रिलेशनशिप होना जरूरी है। फिर दूसरा, टोर्टियस एक्ट होना जरूरी है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। तो ये तीन असेंशियल कंडीशन है जहां पे ये विकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। पहला, रिलेशनशिप होना, दूसरा, टोर्टियस एक्ट का कमिट होना और तीसरा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कमिट होना। एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन के बाद अगर कुछ कर रहा है कोई तो उसके लिए लायबल नहीं होगा। अब पहला इसमें आता है प्रिंसिपल एंड एजेंट स्पेसिफिक अथॉरिटी। लॉयड वर्सेस ग्रेथ स्मिथ एंड कंपनी। बेटा मैं जो इनमें केस आपको बता रहा हूं ये केस भी आपको कोट करने पड़ेंगे एग्जाम में। क्या मैक्सिम है? क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, मतलब जो दूसरों के बिहाफ पे एक्ट कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल उस केस में लायबल नहीं होगा। यहां पे कहानी क्या थी? ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी एक फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स है, लॉयड इसकी एक लेडी क्लाइंट है जो इसके एक मैनेजिंग क्लर्क से डील कर रही होती है। मैनेजिंग क्लर्क इस लेडी को बेवकूफ बनाता है, इसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है। ये उससे कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है। ये बंदा इसको कहता है कि तुम एक लेडी हो, अगर तुम प्रॉपर्टी बेचोगी तो तुम्हें कोई इतने पैसे नहीं देगा, तो तुम प्रॉपर्टी पहले मुझे ट्रांसफर कर दो, अगर प्रॉपर्टी का अच्छा दाम मिला तो मैं बेच के तुम्हें पैसे दे दूंगा। और फिर ये पैसे, प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसफर होती है बंदा भाग जाता है। लेडी जाती है फर्म के पास ये बोलने के लिए कि तुम्हारे उस बंदे ने मेरे साथ इस तरह से चीट किया है। फर्म मना कर देती है कि हमने थोड़ी ना बोला था। जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट बोलती है फर्म कैसे मना कर सकती है? लेडी का कोई रिलेशन नहीं था उस क्लर्क से, वो फर्म की वजह से उस क्लर्क से डील कर रही थी, तो दे विल बी हेल्ड लायबल। तो ये था प्रिंसिपल एंड एजेंट। कौन सी अथॉरिटी होती है बेटा? स्पेसिफिक। फिर आता है पार्टनर्स। हेमलिन वर्सेस होस्टन एंड कंपनी। पार्टनर्स होते हैं, एक क्या करता है पार्टनर, दूसरी फर्म के क्लर्क को ब्राइब देता है, रिश्वत देता है उसके सीक्रेट जानने के लिए, और दोनों लायबल बन जाते हैं। मतलब एक ने गलती की तो भी दूसरा भी लायबल बन जाएगा या पूरी फर्म लायबल हो जाएगी। तो पार्टनर्स के केस में भी विकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। इसमें आप याद रखने के लिए ये याद रख सकते हो, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे अगर एक पार्टनर भी कुछ गलत करेगा तो पूरी पार्टनरशिप फर्म पे दाग लग जाएगा। अब आते हैं हम मास्टर एंड सर्वेंट पे। इसमें देखो दो लायबिलिटीज आती है, जॉइंट एज वेल एज सेवरल, कि जो सर्वेंट गलती कर रहा है उसकी सेपरेट लायबिलिटी तो है ही है, प्लस मास्टर के साथ भी उसकी लायबिलिटी आती है। इसमें तीन केसेस है मेनली। लायबिलिटी ऑफ पर्सन इज इंडिपेंडेंट, जो अपना गलत काम किया उसके लिए इंडिपेंडेंट है, जॉइंट भी है और सेवरल भी है। विकेरियस लायबिलिटी में लायबिलिटी किससे आती है? रिलेशनशिप से आती है। लेट द रेस्पोंडेंट बी सुपीरियर और क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट फॉर सी, ये दो चीजें हैं आपको हमेशा किसमें याद रखनी है? विकेरियस लायबिलिटी के केसेस में, कि ये दो चीजें ऐसी है जो यहां पे खास करके देखने को मिलती है। फिर लास्ट आपका आता है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इसमें क्या होता है?
जनरल रूल क्या कहता है? एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द टोट्स कमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। पर इस जनरल रूल को खत्म कर दिया जाता है जब इसकी कंडीशन देखते हैं। देखो कब कब लायबल होगा, जब ऑथोराइज कर दे एम्प्लॉयर उस पर्सन को, कॉन्ट्रैक्टर को टोट कमिट करने के लिए, तो हमें भी पता है भाई तुमने अथॉरिटी दे दी तो तुम लायबल हो। दूसरा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस में, जैसे रीलैंड वर्सेस फ्लेचर में देखा था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हुई तो। और दूसरा जो लास्ट चीज है वो है नेग्लिजेंस, किसकी? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट रहा पर लायबल कौन बन रहा है? एम्प्लॉयर लायबल बन रहा है। तो यहां पे ये तीनों केसेस आपको कोट करने पड़ेंगे जब भी ये चीज एग्जाम में आएगी। कब लायबल नहीं होता है? यहां पे फिलिप्स वर्सेस ब्रिटेनिया, हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी, यहां पे लॉरी रिपेयर करने के लिए दी थी, गैरेज वाले ने सही रिपेयर नहीं की तो किसी का नुकसान हुआ, तो रिपेयर जिसने की थी उसकी लायबिलिटी है, लॉरी के ऑनर की लायबिलिटी नहीं आई। तो कई बार हम इससे बच भी जाते हैं विकेरियस लायबिलिटी से, तो ये एक्सेप्शन वाला केस है। लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट और एम्प्लॉयज, ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया है? गवर्नमेंट के लिए भी बनाया गया है। हम विकेरियस लायबिलिटी जो गवर्नमेंट की पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज आएगी। अगर ऑथोराइज कर देता है एम्प्लॉयर अपने सर्वेंट के एक्ट को, वहां पे बेटा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था वो अलग चीज थी, यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? सर्वेंट या एम्प्लॉय की। या फिर रॉन्गफुल एंड अनऑथोराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम ऑथोराइज्ड एक्ट ऑथोराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर। तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हें कोई काम करने के लिए बोला, तुमने उसके लिए गलत तरीका अपना लिया, तो भी लायबल बन जाएगा तुम्हारा एम्प्लॉयर। सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड, यहां पे अलग ही केस था, पेट्रोल पंप का केस है ये बेसिकली, पर उस पेट्रोल पंप का यहां नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम डाला था, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने केस किया था ट्रांसपोर्ट वाले पे, तो इसलिए पेट्रोल पंप का नाम मेंशन नहीं है इसमें। केस क्या था? ट्रांसपोर्ट कंपनी का ड्राइवर था जो पेट्रोल डालने के लिए गया था पेट्रोल पंप पे। इतना हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है पेट्रोल, फिर भी वो बंदा बेसमेंट में जाके वहां पे सिगरेट पीता है, सिगरेट आधी जली हुई वहां पे फेंक देता है और उसकी वजह से हादसा होता है पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप वाले को क्या फर्क पड़ता है? इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा मांग लेता है कि क्लेम कर देता है इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस कंपनी जब केस का सर्वे करती है तो उनको पता चलता है कि ये गलती तो गलती नहीं है, एक्चुअल में किसी की नेग्लिजेंस है। तो ये कंपनी पे केस करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाली पे, कि तुम्हारा ड्राइवर नेग्लिजेंट रहा, इसकी वजह से ये हादसा हुआ, तो तुम्हें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। जब ड्राइवर की बात आती है तो कंपनी बोलती है भाई हम क्यों लायबल, उस बंदे ने गलती की है। तो कोर्ट कहती है उस बंदे की सिगरेट पीने की आदत तुम्हें पता थी? बोला हाँ। तो आपको बताना नहीं चाहिए था कि वहां पे सिगरेट नहीं पीनी है, इसका मतलब योर ड्यूटी, ही इज योर सर्वेंट और एम्प्लॉय, तो तुम उसको समझाओ कि ऐसा नहीं करना। तो ये इस तरह से लायबिलिटी अराइज होती है। अब बात करते हैं विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट की। क्या गवर्नमेंट भी लायबल होती है विकेरियसली? यस। जब भी पब्लिक सर्वेंट कोई गलती करेंगे तो गवर्नमेंट भी उनके एक्ट के लिए लायबल बन जाएगी। पहले इंग्लैंड में क्या पोजीशन है? हमेशा ही लायबल बनते हैं। जब भी पब्लिक सर्वेंट गलती करेंगे तो उनके जो गवर्नमेंट है, सरकार है, मतलब क्राउन इज ऑलवेज हेल्ड लायबल। लेकिन इंडिया में पहले ऐसा नहीं था। इंडिया में क्या होता था? लोग मानते नहीं थे जल्दी से गलती, मतलब सरकार गलती मानती नहीं थी और सोवर्ण फंक्शन की आड़ में गलत सही सब काम करती रहती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केसेस बहुत सारे आने लगे तो उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, कि गवर्नमेंट के फंक्शंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सोवर्ण एंड नॉन सोवर्ण फंक्शंस। सोवर्ण एंड नॉन सोवर्ण फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम उनकी लायबिलिटीज को डिसाइड कर सकते हैं। सोवर्ण फंक्शन मतलब जो उनकी ड्यूटी का पार्ट है, या आप बोल सकते हो उसको स्टैट्यूटरी ड्यूटी, और नॉन सोवर्ण फंक्शन को आप बोल सकते हो नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटी, जो कहीं किसी ने लिखा नहीं है, आप अपनी मर्जी से करते हो। तो जब भी नॉन सोवर्ण फंक्शन होगा तो दे विल बी हेल्ड लायबल, और अगर सोवर्ण फंक्शन है तो दे आर नॉट हेल्ड लायबल फॉर द सेम। अब यहां पे पहला केस जो हमें देखना है, इसका एक ही याद रखना है, वो मैंने आपको बताया था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस है। एक अधिकारी के ड्राइवर ने एक पैदल चलने वाले को टक्कर मार दी, बहुत स्पीड में चला रहा था गाड़ी, टक्कर मारी तो वो इंसान हॉस्पिटलाइज हुआ, 2-3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। कॉम्पनसेशन मांगा गया तो मना कर दिया।
ड्राइवर तो वैसे ही बोल देगा कि मेरे पास थोड़ी ना पैसा है, वो अधिकारी की गाड़ी थी, अधिकारी वैसे मना कर देगा, गलती ड्राइवर की, तो हु विल बी हेल्ड लायबल? गवर्नमेंट, जिसका वो सर्वेंट माना जाएगा। कि कोर्ट ने ये बोला ठीक है हम मानते हैं इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ड्राइवर टू ड्राइव द कार फॉर द ऑफिसर, बट इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द ड्राइवर टू ड्राइव द कार रेकलेसली। ये जो रैश ड्राइविंग कर रहा था इतनी, ये इसकी ड्यूटी का पार्ट नहीं था, तो उसको जो सजा मिलेगी दैट इज सेपरेट थिंग, लेकिन कॉम्पनसेशन वाला पार्ट किसकी तरफ से आएगा? गवर्नमेंट की तरफ से। अब हमारे आते हैं टोट अगेन और रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बैटरी। बैटरी मतलब गलत तरीके से किसी को भी टच करना, बैड मैनर में, जो उसको पसंद ना आए, विदाउट हिज और हर कंसेंट, तो वो क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। पर याद रखना बैटरी का आरोप पुलिस पे नहीं लगता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं आईपीसी में, रेगुलर क्लासेस में भी, कि पुलिस अगर किसी को पकड़ेगी तो वो फोर्सफुली हाथ भी लगाएगी, घसीट के भी ले जाएगी, तब वो बैटरी नहीं माना जाएगा, बिकॉज देयर इज अ लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो बैटरी कमिट करने वाले पर्सन के पास क्या नहीं होना चाहिए? लॉफुल जस्टिफिकेशन उस चीज का नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है तो वो बैटरी नहीं होगा। सेकेंड इज असॉल्ट। असॉल्ट मतलब डराना, धमकाना। यहां पे टच इज नॉट रिक्वायर्ड। आप फोन पे भी कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, जैसे आप किसी को तरफ पत्थर फेंक के मारने का इशारा करो तो ये असॉल्ट माना जाएगा। यहां पे अभी तक कुछ भी नुकसान हुआ नहीं है, ना टचिंग हुई है। थर्ड, बॉडीली हार्म, जहां पे एक्चुअल फिजिकल हार्म पर्सन को हो जाता है। एक्चुअल फिजिकल चोट अगर दिखाई दे, जैसे जो निशान अगर कहीं पे एविडेंस में दिखाया जा सके, तो वो बॉडीली हार्म माना जाएगा। फिर उसके बाद आता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट मतलब किसी इंसान को बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के कन्फाइन कर लेना किसी एक प्लेस पे। इसमें किडनैपिंग भी आ जाएगा, जेल में बंद करना, या फिर किसी को कमरे में बंद करके चला जाना, कुछ भी आ सकता है। और कन्फाइनमेंट कैसा होना चाहिए बेटा? टोटल होना चाहिए। देयर इज नो अदर वे टू एस्केप आउट ऑफ दैट प्लेस, तो आप उसको फॉल्स इंप्रिजनमेंट की कैटेगरी में ले सकते हो। फिर आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या होता है? एक क्रिमिनल केस में आप एक इनोसेंट पर्सन को फंसाते हो, ठीक है? फंसाने के बाद वो बाइज्जत बरी होके निकल जाता है, पर उसका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान इन द सेंस कितनी डिफेमेशन हो गई उसकी, उसका नाम सोसाइटी में कितना खराब हुआ है, अब वो तुम पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का आरोप लगा सकता है। नर्वस शॉक, ये एक्चुअल में कोई फिजिकल इंजरी नहीं होती है, यहाँ पे मेंटल ट्रॉमा काइंड ऑफ होता है, कि ऐसी इंजरीज जो दिखा के नहीं बताई जा सकती पर जिनका असर बहुत गहरा होता है। फिजिकल चोट फिर भी सही हो जाती है, पर मेंटल इंजरी इतना जल्दी सही नहीं होती है, तो ये भी टोट का पार्ट मानी जाती है। डिफेमेशन, दो तरीके के होते हैं बेटा डिफेमेशन, लाइबल और स्लेंडर। डिफेमेशन मतलब किसी की रेपुटेशन को हार्म करना, किसी के नाम को खराब करना, क्या कहलाता है? डिफेमेशन कहलाता है। तो डिफेमेशन में स्लेंडर में टेम्परेरी नेचर, जैसे किसी को ओरली बोल के बता देना, और लाइबल में आपका आता है परमानेंट नेचर, जैसे कहीं पब्लिश कर देना, लिख देना, रिलीज कर देना मीडिया में, इस तरह से। फिर आता है नेग्लिजेंस, जहां आपसे गलती हो जाए, आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो गया, मतलब आपकी लापरवाही थी, देयर वाज नो इंटेंशन बिहाइंड दैट थिंग, बट स्टिल ये तब भी कवर होगा टोट में। यहां पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हो। क्या कंपनी पे भी लाइबिलिटी आ सकती है टोट में? यस, कंपनीज कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर लॉ ऑफ टोट्स। पर्सन की कैटेगरी में यहां पे आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड हो जाएगा। यहां पे एक केस दिया गया यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब आ जाते हैं सीधे रेमेडीज इन टोट। दो तरह की होती है, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी से नाम से ही समझ में आ रहा है, जुडिशियल मतलब जो सिर्फ कोर्ट में जाके ली जा सकती है, जो और कहीं से नहीं मिल सकती, दैट आर नोन एज जुडिशियल रेमेडीज। जैसे कि डैमेजेस, इंजंक्शन और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। डैमेजेस मतलब मेरा जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे क्या दे दो? कॉम्पनसेशन दे दो। मेरा जो नुकसान हुआ है अगर उसके लिए मुझे कॉम्पनसेशन मिल जाए तो मैं क्या कहता हूं? उसको डैमेजेस। इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब रोक लगाना, किसी चीज को टेम्परेरीली एक बार रोक देना।
तो उसको हम कहते हैं इंजंक्शन। वैसे ये सिर्फ प्रोहिबिशन के लिए नहीं होता, ये मैंडेटरी चीजों के लिए भी होता है कि अगर कोई काम तुम्हारा नहीं करके दे रहा तो उसको भी इंजंक्शन दिया जा सकता है कि वो काम करवा लो। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन में क्या होता है कि ना मुझे डैमेजेस चाहिए ना ही मुझे वो चाहिए इंजंक्शन, मुझे जो चीज मेरी थी बस मुझे लौटा दो। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन इसी को कहते हैं। फिर आती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, जो हम कोर्ट के बाहर भी ले सकते हैं। कोर्ट में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लेवल पे ये चीज कर सकते हो। तो यहां पे ये चीज दी गई है, यहीं से देख लो। पहला सेल्फ डिफेंस। भाई अगर मेरे पास कोई आता है मुझे मारने पीटने की कोशिश करता है तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूं? क्या मैं अपने को बचाने की कोशिश नहीं करूं? तो क्या मैं पहले कोर्ट में जाऊं अपने आप को बचाने के लिए? नहीं, यू कैन सेल्फ डिफेंस। फिर दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। ट्रेसपासिंग मतलब कोई अनऑथोराइज्ड मैनर में अगर आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है तो दैट इज नोन एज ट्रेसपासिंग। तो क्या मैं ट्रेसपासिंग को अपने लेवल पे नहीं रोक सकता? यस, दिस कैन बी डन बाय यू। इसके लिए आपको कोर्ट की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है री एंट्री ऑन लैंड। री एंट्री ऑन लैंड मतलब मैंने अपनी कोई लैंड किसी ऐसे पर्सन को दे दी जो सही नहीं है, बाद में पता चला मुझे देने के बाद, तो क्या मैं उससे वापस लेने के लिए उसमें री एंटर कर सकता हूं? डेफिनेटली यस, आप ऐसा कर सकते हो, पर याद रखना पीसफुली, विदाउट एनी मिस्चीवियस मेथड्स। फिर आता है रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन ऑफ गुड्स मतलब कोई चीज तुम्हारी है, कोई दूसरा अपने पास रख लेता है जानबूझ के या गलती से, तो आप उससे वो चीज वापस ले सकते हो, तुम्हारा पूरा राइट है। इसमें जैसे एग्जांपल वो दिया होगा काऊ वाला, जैसे तुम्हारी काऊ घर से निकली, किसी ने अपने घर में बांध लिया, तो यू कैन टेक होल्ड ऑफ दैट काऊ। तुम कह सकते हो ये मेरी है, तुमने अपने घर पे कैसे रख ली। फिर आता है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना। मैं अपने घर से निकला, देखा पड़ोसी का पेड़ पूरा मेरे घर के गेट पे आ रहा है, मैंने उसकी ब्रांचेस को कट कर दिया, तो दैट इज अलाउड, ये कोई गलत काम नहीं है, इतना करना मेरे अधिकार में आएगा। फिर उसके बाद आता है लास्ट, डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। ये थोड़ा अलग तरीके का है। इसमें क्या होता है, आपका अगर नुकसान किसी की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी से हुआ है, जैसे गाय भैंस बकरी या गाड़ी वगैरह से, तो आप उस चीज को अपने पास रख सकते हो। कब तक? जब तक कि आपके नुकसान की भरपाई नहीं होती। जैसे मेरा खेत था, तुम्हारे पास गाय थी जो मेरे खेतों में घुसी, उन्होंने पूरा खेत बर्बाद कर दिया। गाय किसकी थी? आपकी। आपको उसको बांधना चाहिए था ना, या फिर साथ में लेके निकलना चाहिए था। मैंने उन गायों को पकड़ लिया और बोला जब तक तुम मेरा पैसा नहीं देते, नुकसान की भरपाई नहीं करते, मैं इनको वापस नहीं दूंगा। तो ये अलाउड है। तो ये आपकी कौन सी रेमेडी थी बेटा? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। तो यहां पे आके ये जो पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया है वो था लॉ ऑफ टोर्ट्स। आई होप कि आपको रिवीजन में ये चीज काफी हेल्पफुल रहेगी। जो कॉन्सेप्ट शायद आप भूल गए हो या नहीं समझ में आ रहा हो कि इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, वो सारी चीजें यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम थोड़ी देर में वापस से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगला, जो कि कौन सा है? सिविल प्रोसीजर कोड। हाँ, तो जैसे हमारा लॉ ऑफ टोर्ट चैप्टर खत्म होता है, इसके साथ ही साथ हम दूसरा जो हमारा सिविल केसेस से रिलेटेड एक चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड। लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, चैप्टर नंबर 6। पहले तो एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि लॉ को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्रॉड क्लासिफिकेशन कह रहा हूं। पहला है सब्टेंटिव लॉ और दूसरा होता है बेटा प्रोसीजरल लॉ। ये इस तरह से दो क्लासिफिकेशन आपके हो सकते हैं। सब्टेंटिव लॉ मतलब किसी चीज को डिफाइन करेगा, ठीक है, उसके बारे में बताएगा थोड़ा बहुत, और प्रोसीजरल लॉ में कैसे वो चीज चलेगी उसका प्रोसीजर बताया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आईपीसी, ये क्या है आपका? सब्टेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ फिर कौन सा आता है इसका?
सीआरपीसी। आईपीसी बताता है ऑफेंस क्या है, उसको डिफाइन करेगा, उसके लिए पनिशमेंट क्या है वो प्रिस्क्राइब करेगा। जबकि क्रिमिनल को पकड़ना कैसे है, कोर्ट में कैसे लेके जाना है, कैसे केस चलाना है, ये सब किस में होगा बेटा? आपका सीआरपीसी में, दैट इज अ प्रोसीजरल लॉ। तो ऐसे ये सिविल प्रोसीजर कोड आपका क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है। ये ऊपर वाली चीज में से बेटा एमसीक्यू भले ही पूछ लिए जाए, बाकी ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं है सच। यहां देखो ये 158 सेक्शन है, इसमें एक स्केड्यूल है जिसमें 51 ऑर्डर्स है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। मेन चीज आपकी यहां से शुरू होती है कि इस चैप्टर में कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको आगे तक काम आएगी, उन टर्म्स को देखना जरूरी है। सबसे पहला है कोज ऑफ एक्शन। कहां डिफाइंड है? ऑर्डर 2 रूल 2 में। व्हाट इज कोज ऑफ एक्शन? मैं अगर तुम पे केस करना चाहता हूं तो तुमने क्या गलत किया मेरे साथ में, दैट इज नोन एज कोज ऑफ एक्शन। मतलब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट किस रीजन से आया है, वो क्या कहलाता है? कोज ऑफ एक्शन। तो कोज ऑफ एक्शन हमेशा केस फाइलिंग से पहले होना चाहिए, केस फाइल होने के बाद कोज ऑफ एक्शन नहीं आ सकता। तो ये हमेशा प्रायर वाली चीज है। दूसरा आता है जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हमेशा मतलब 2 3 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। डिफरेंस का भी आ जाता है नॉर्मली, या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शॉर्ट नोट वगैरह में भी मिल सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं जजमेंट। जजमेंट क्या होता है बेटा? जजमेंट कहां डिफाइंड है? सेक्शन 29 में डिफाइंड है। जजमेंट क्या होता है? हमें लगता है कि जज बनना कितना आसान है। जज क्या करता है? बस सुना देता है अपना डिसीजन, ये मैंने डिसाइड कर दिया। नहीं, जजमेंट इज अ डिसीजन विथ अ रीजन। कि लॉ में जो भी प्रोविजंस आपको लिखे गए हैं आप उनको अप्लाई करते हो, पूरा प्रोसेस चलाते हो, उसके बाद जो ठीक लगता है वो डिसीजन आप देते हो, तो उसी को हम जजमेंट कहते हैं। तो जजमेंट क्या है बेटा? डिसीजन जिसके अंदर ग्राउंड्स और रीजन भी उस डिसीजन के देने जरूरी है। फिर आता है डिक्री। जब जजमेंट आ गया तो डिक्री मतलब क्या है? डिक्री कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2(2) में डिफाइंड है। डिक्री मतलब एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जो तुमने जजमेंट दिया उसको अगर तुम लिख दो कहीं पे तो दैट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। कॉन्क्लूसिवली जो डिटरमाइन करता है क्या? पार्टीज के राइट्स को। और जितने भी मैटर्स हुए हैं रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी, डिक्री क्योंकि दो तरह से हो सकती है, प्रिलिमिनरी और फाइनल, इसीलिए इन्होंने कहा सारे मैटर्स के लिए भी और किसी एक पर्टिकुलर मैटर के लिए भी हो सकती है। क्योंकि डिक्री को दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है, प्रिलिमिनरी और फाइनल। डिक्री में क्या नहीं होना चाहिए? अपील का उसमें नहीं होना चाहिए, और डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट उसमें नहीं होना चाहिए। तो जब भी डिक्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें सब कुछ डिफाइन करेंगे। डिक्री क्या है, रिक्विजिट्स उसके क्या है, डिक्री में क्या नहीं होना चाहिए, और डिक्री कितने तरह की होती है। तो डिक्री को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, प्रिलिमिनरी और फाइनल, जो मैंने आपको बता दिया। प्रिलिमिनरी में क्या होता है? बेसिकली एक बार के लिए दे दी जाती है। मतलब तुम्हारे केस में एक से ज्यादा चीजें हैं, एक चीज आज की डेट में फिक्स हो गई है तो कोर्ट को लगता है एक बार तो डिक्री दी जा सकती है, बाद में अगर कुछ चेंज हुआ तो हम फाइनल में उसको चेंज कर देंगे। तो वो प्रिलिमिनरी। और फाइनल मतलब जो पूरा केस होने के बाद आती है, दैट इज नोन एज फाइनल डिक्री। अब आता है दो वर्ड्स, डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर। जिसके फेवर में डिक्री जाती है वो बंदा कौन बनता है? डिक्री होल्डर। कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2(3) में। और सेक्शन 2(10) में बताता है जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर मतलब जिसके अगेंस्ट तुम्हें डिक्री मिली है, जो केस में था जिसके अगेंस्ट तुम्हें डिक्री मिली है, वो आपका क्या होगा? जजमेंट डेटर बनेगा। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब कहां डिफाइंड है? सेक्शन 214 में ऑर्डर डिफाइन है। ये डिक्री नहीं होता, इट इज नॉट अ डिक्री। अब ये ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली कोर्ट को कई बार देखो, अगर डिक्री चाहिए तो केस होना जरूरी है, बिना केस के डिक्री नहीं आ सकती। लेकिन ऑर्डर कभी कभी बिना केस के भी आ सकते हैं। ऑर्डर मतलब जैसे पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए भी ऑर्डर निकाले जा सकते हैं। तो ऑर्डर इज समथिंग दैट डज नॉट डिसाइड एनीथिंग, जो डिसाइड नहीं करता कुछ भी। ये सिर्फ क्या करता है? केस को एक नई डायरेक्शन देता है। कुछ डायरेक्टिव्स कोर्ट की तरफ से आते हैं उस पर्सन के लिए कि तुम्हें ये करना है या नहीं करना है, तो वो आपका क्या बनता है? ऑर्डर बनता है। ऑर्डर पे अपील नॉर्मली नहीं हो सकती, पर कई बार आप अपील कर सकते हो। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 एंड 92, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95,
फाइन वगैरह इंपोज किया अरेस्ट करने पर, तो ये ऑर्डर्स वो है जिन पे अपील हो सकती है, तो ये अपीलेबल में आएंगे। बाकी जनरली ऑर्डर्स आर नॉन अपीलेबल। सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर लेवल की कोर्ट होती है, पर वो डायरेक्टली केसेस नहीं लेती। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि हमारे लिए कोर्ट का लेवल कहां से शुरू होगा? हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद सिटी कोर्ट और स्मॉल कोर्ट कोर्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं स्टे ऑफ सूट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। दोनों हम एक साथ कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। स्टे ऑफ सूट में आपकी दो डॉक्ट्रिन्स है, एक है सेक्शन 10 में और एक है सेक्शन 11 में। इधर आती है रेस सब जुडिस और इधर आती है रेस जुडिकेटा। होता क्या है, जैसे कोई एक सिविल केस फाइल हुआ, मैंने तुम पे केस फाइल किया, तुमने मेरे पे दूसरी जगह सेम केस फाइल कर दिया, दोनों केस चलने चाहिए क्या? नहीं चलने चाहिए। तो ये पेंडिंग स्टेट में जो केस बाद में फाइल हुआ है उस पे क्या लगाता है बेटा? बार लगा देता है। क्या लगा देता है? बार लगा देता है कि जो केस पहले हुआ है अगर वो प्रॉपरली फाइल हुआ है, उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन भी है, द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू हियर द केस, तो कभी भी उस पे बार नहीं लगेगी। जो बाद में केस फाइल हुआ है उस पे बार लगानी पड़ेगी। फिर आता है रेस जुडिकेटा। कई बार क्या होता है, कोई एक केस कहीं पे डिसाइड हो जाता है, तो अगर उसका डिसीजन तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? अपील का। एक हायर कोर्ट में क्या करो? अपील करो उस डिसीजन के खिलाफ। पर तुम अपील नहीं करते, तुम क्या करते हो? दूसरी सेम लेवल की कोर्ट में नया केस फाइल कर देते हो उसके खिलाफ। तो एक डिक्री तो ऑलरेडी आ चुकी है, अदर डिक्री उस कोर्ट से आ जाएगी, तो आपस में फिर डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं? बार लगाते हैं। जो डिसाइडेड केस ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है और नया कहीं पे फाइल हुआ है, तो इसमें आप क्या लगा सकते हो? बार लगा सकते हो। इसी को हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। इसी में इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि जो ये रेस जुडिकेटा की डॉक्ट्रिन है, इसमें कई बार कोई इंसान क्या कर सकता है? केस के ग्राउंड्स को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? केस के ग्राउंड्स को चेंज कर सकता है और ग्राउंड्स को चेंज करके नए फॉर्म में उसको प्रेजेंट करता है। तो उसको भी हम चलाएंगे नहीं। तो वो कहां दिया हुआ है? एक्सप्लेनेशन 4 है इसका, जिसको बोला गया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। उसमें यह चीज बताई गई है कि खाली ग्राउंड चेंज करने से केस नया नहीं बन जाता, वो तब भी पुराना ही माना जाएगा और उसको तब भी बार लगानी पड़ेगी। तो ये दोनों डॉक्ट्रिन्स इस तरह से काम करती है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, 4 तरीके से हम ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करते हैं कोर्ट का। पहला, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे, दूसरा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, तीसरा पर्सन वाला, और चौथा पिकूनियरी वैल्यू ऑफ द सूट के बेसिस पे। एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। पहले सब्जेक्ट मैटर। सारे सब्जेक्ट मैटर के केस सारी कोर्ट में नहीं जा सकते। अलग अलग कोर्ट के सब्जेक्ट मैटर्स अलग अलग होते हैं। कुछ मैटर्स ऐसे जो हायर कोर्ट में जाते हैं, कुछ लोअर में जाते हैं। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, मेरा केस कहां फाइल होगा? जहां पे वो घटना हुई है ज्यादातर। तो देयर इज अ टेरिटोरियल लिमिट एज वेल। जयपुर में कोई घटना घटी, मैं जाके साउथ में केस करता हूं, नॉट पॉसिबल। वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन उसका नहीं आएगा। पर्सन, क्या मैं सब पे डायरेक्टली केस कर दूं? नहीं। फॉरेन एम्बेसडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेन सोवर्न पे डायरेक्टली केस नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसलिए पर्सन के अकॉर्डिंग भी ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है। फिर आता है पिकूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। पिकूनियरी ज्यूरिसडिक्शन में हम बोलते हैं मनी के अकॉर्डिंग। क्या सारी कोर्ट कितने भी अमाउंट के केसेस ले सकती है? नहीं ले सकती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सिटी कोर्ट, स्मॉल कोर्ट के लिए ऐसी लिमिट्स होती है कि वो बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट के केसेस नहीं ले सकती। तो ये इसको हम कौन सी ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं बेटा? पिकूनियरी ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। फिर दूसरा एक टाइप है ओरिजिनल एपिलेट, और दोनों बोथ आप बोल सकते हो, ओरिजिनल एंड एपिलेट। ओरिजिनल मतलब जहां पे फ्रेश केसेस फाइल होते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, उस कोर्ट को हम बोलेंगे कोर्ट हैविंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एपिलेट मतलब जहां पे अपील जाती है,
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास दोनों जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि यहां पे ओरिजिनल केस भी फाइल हो सकता है, अपील भी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके पास दोनों जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल एज वेल एज एपिलेट। जबकि सिटी कोर्ट और स्मॉल कोर्ट कोर्ट के पास सिर्फ एक ही जुरिस्डिक्शन होता है, दैट इज नोन एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। प्लेस ऑफ सुइंग टेरिटोरियल, बेटा रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको पूरी प्रॉपर टेबल बनवाई थी इसकी। मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करी पहले, फिर उसके बाद आपको टेबल बनवाई थी और मैंने कहा था ये टेबल आपको याद करनी है। 15 से लेकर 20 तक के सेक्शन बताए थे। बहुत ही आसान सी एक टेबल बनाई थी हमने। सबसे पहले सेक्शन 15 किससे रिलेटेड, लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में जाना होता है। जब भी मुझे केस फाइल करना हो तो ऐसे नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट से शुरू करूं, नहीं, आप लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट के पास जाओ। अगर उसके जुरिस्डिक्शन में वो मैटर नहीं होगा, कॉम्पिटेंट नहीं होगी, तो वो अपने आप मैटर को रेफर कर देंगे, केस लेंगे नहीं। दूसरा सेक्शन नंबर 16, केस कहां फाइल होना चाहिए, उसी जगह पे। जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे केस फाइल होगा, अदर प्लेसेस पे आप केस फाइल नहीं कर सकते। इस सेक्शन को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं, क्योंकि कौन कौन से केसेस इसमें आएंगे, मेनली ये किससे रिलेटेड है बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। एक इसमें पार्ट मूवेबल का भी है, लेकिन सारे ज्यादातर इमूवेबल के। इसको मैं एक बार कंपाइलर से आपको बता देता हूं, क्योंकि इस पे सेक्शन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी हो तो भी केस वहीं पे होगा जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। पार्टीशन के केसेस में भी, फोरक्लोजर ऑफ सेल के केसेस में भी, कोई अदर राइट के केसेस में भी, कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एक लास्ट इसमें है मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक्चुअली तुमसे रिस्ट्रेन कर ली गई है, उस केस में भी आप केस फाइल कर सकते हो उसी जगह पे जहां पे ये हुआ है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17। 17 में क्या होता है कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, यू हैव मोर देन वन प्रॉपर्टी, मतलब 1+1 2 या 3, ऐसे 3-4 प्रॉपर्टी है। तो फिर आपका अगर मैटर ऐसा है जिसमें सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड हो रही है, क्या तो सब जगह केस फाइल करोगे, नहीं, इनमें से किसी भी एक प्लेस पे आप केस फाइल कर सकते हो। ये है आपका सेक्शन 17। फिर आता है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 में जहां पे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन हो, क्या हो, अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सी कोर्ट में मेरा केस जाना चाहिए, तो अब आप अपने लेवल पे जिस भी कोर्ट में आपको समझ में आता है केस फाइल कर सकते हो। फिर आता है आपका सेक्शन 19, जहां पे गलत काम हुआ है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, वहीं पे केस फाइल करोगे। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कि अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी ने कहीं पे नुकसान पहुंचाए तो आप वहां पे केस फाइल कर सकते हो, या फिर डिफेंडेंट के प्लेस पे भी कर सकते हो। अब ये आता है अदर सूट सेक्शन 20, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल में भी आ सकते हैं। इसमें क्या होता है, मोर देन वन डिफेंडेंट का केस इंपॉर्टेंट है, मोर देन वन डिफेंडेंट हो जहां पे, वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास केस फाइल करने के दो प्लेसेस है, एक होता है कोज ऑफ एक्शन और एक होता है हमारा डिफेंडेंट का प्लेस। इसमें जब एक सिंगल डिफेंडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफेंडेंट के प्लेस पे करो या कोज ऑफ एक्शन पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो तो आपको डिफेंडेंट का प्लेस डिसाइड करने में दिक्कत आती है, क्योंकि अब सपोज करो ए बी सी 3 डिफेंडेंट है एक ही केस में, ठीक है। अब आप ए रहता है जयपुर में, बी रहता है दिल्ली में और सी रहता है मुंबई में। अब आप चाहते हो कि जयपुर में केस फाइल कर दूं ए के प्लेस पे, तो बी और सी की परमिशन होना जरूरी है। अब कोज ऑफ एक्शन सपोज करो आपका कहां हुआ है, जयपुर में ही हुआ है, तो अगर आप कोज ऑफ एक्शन के बेसिस पे जयपुर में केस फाइल करते हो तो सबको आना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकता। लेकिन आप अगर डिफेंडेंट के प्लेस के अकॉर्डिंग, जैसे यहां तो जयपुर था तो आना पड़ेगा, लेकिन यहां मुंबई में केस फाइल करने के लिए ए और बी की कंसेंट होना जरूरी है। अगर ये ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो मुंबई में केस फाइल नहीं हो सकता। तो ये जो टेबल आपने उस टाइम पे बनाई थी, उसी को एग्जाम टाइम पे भी आप एक बार रिकॉल कर लेना। अब बात करते हैं सेट ऑफ काउंटर क्लेम और इक्विटेबल सेट ऑफ की। बहुत ही आसान है ये टॉपिक भी आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटर क्लेम की।
काउंटर क्लेम क्या होता है? जैसे मैंने तुम पे केस फाइल किया, मैं कौन हूं बेटा? केस फाइल करने वाले का नाम क्या होता है? प्लेंटिफ। और जिस पे केस फाइल होता है वो कौन होता है? डिफेंडेंट। तो अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे केस फाइल किया तो डिफेंडेंट क्या चुप बैठा रहेगा? वो डिफेंस का स्टेटमेंट देगा। जब वो डिफेंस का स्टेटमेंट देगा तो वो क्या उसमें कोई ऐसी चीज बोल सकता है कि इसने भी मेरे साथ कुछ गलत किया है? वही आपका क्या है? काउंटर क्लेम। ये एक जनरल राइट है कि अगर मुझ पे किसी ने कोई एलिगेशन लगाया तो मैं भी उस पे क्रॉस एलिगेशंस लगा सकता हूं, उल्टा उस पे भी कुछ आरोप लगा सकता हूं। तो ये मेरा क्या कहलाता है? काउंटर क्लेम। पर अगर ये एलिगेशन जो मैंने लगाया उसमें कुछ मॉनेटरी टर्म्स में हो, मॉनेटरी टर्म्स में कैसे? जैसे तुमने मुझे कहा कि 5 लाख रुपए रिकवर करने के लिए मेरे पे केस किया, ए ने बी पे केस किया 5 लाख रुपीस की रिकवरी के लिए। बी ने बोला भाई 5 लाख नहीं, मेरे पहले के 2 लाख भी ड्यू थे। तो इसका मतलब ये मॉनेटरी टर्म्स में, और अमाउंट क्या है? फिक्स है। अमाउंट क्या है? फिक्स है। तो कोर्ट कहेगी ठीक है, दोनों चीजें एक ही केस में हो सकती है, इसके 2 लाख इसमें से माइनस करके केस 3 लाख का बन गया और 3 लाख इसको हम इससे दिलवा सकते हैं। इसी को हम कहते हैं बेटा सेट ऑफ। क्या कहते हैं? सेट ऑफ। पहली बात यहां पे ये जो अमाउंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लिक्विडेटेड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। दूसरा, यहां पे क्या एक टर्म आती है? रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट। दोनों का एक दूसरे पे कुछ बकाया होना जरूरी है। अगर यहां रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट नहीं हुआ तो ये चीज यहां पे अप्लाई नहीं होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये वर्ड्स आपको मेंशन करने जरूरी हो जाते हैं। ये देखो यहां पे सेट ऑफ में ये रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट्स है बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, और एक्सटिंग्विश हो जाता है प्लेंटिफ का क्लेम कितना? जितना काउंटर क्लेम से डिफेंडेंट मांगता है। तो ये टर्म्स आपको एग्जाम में भी मेंशन करने होते हैं प्रॉपरली। फिर आता है इक्विटेबल सेट ऑफ। ये तो था नॉर्मल सेट ऑफ, इसी का नाम कई बार लीगल सेट ऑफ लिखा आएगा तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज द सेम थिंग। अब आते हैं हम इक्विटेबल सेट ऑफ पे। व्हाट इज इक्विटेबल सेट ऑफ देन? इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या होता है? अमाउंट फिक्स नहीं होता, वो क्या होता है? अनलिक्विडेटेड होता है। अनलिक्विडेटेड अमाउंट है मेरा, तो अब मेरे को लिक्विडेट करना है, पहले तो फिक्स करवाना है। तो मैं थोड़ी ना फिक्स करूंगा, तुम मेरी नहीं मान रहे, मैं तुम्हारी नहीं मान रहा। तो दोनों लोग ए एंड बी दोनों कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई थी, इसके हिसाब से ये इतना बकाया है, मेरे हिसाब से इतना बकाया है, आप फिक्स कर दो। तो वो इक्विटेबल सेट ऑफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विटेबल सेट ऑफ। ये हमेशा सेम ट्रांजैक्शन में ही आएगा। हमेशा कहां आएगा? सेम ट्रांजैक्शन में, कि जब दोनों चीजें एक ही ट्रांजैक्शन में हुई हो तो, जबकि सेट ऑफ किसी दूसरी ट्रांजैक्शन से भी हो सकता है। अमाउंट यहां पे फिक्स नहीं होता है। सेट ऑफ जब हम कोर्ट से मांगते हैं तो कोर्ट उसके लिए फीस चार्ज करता है, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ की कोई फीस नहीं होती, क्योंकि ये तो केस ही उसी के लिए फाइल हुआ है। तो ये इस तरह से तीनों में डिफरेंस है। इस पे दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंस का भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो आप इस तरह से इसको दोनों को देख सकते हो। फिर आता है टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर। टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है बेटा? मैंने एग्जांपल बताया था बुक का, आपको पहला एग्जांपल मैंने यही दिया था। मैंने एक बुक लिखी, मेरी बुक बहुत पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उस बुक की स्टोरी चुराई और उस पर मूवी बनानी शुरू कर दी। अब अगर मूवी बन गई तो मेरी बात कौन मानेगा कि बुक मैंने लिखी थी? तो मैंने उस पर केस किया कि भाई ये मूवी के राइट्स बनाने के तुम मुझसे पहले लो बुक के, तब तुम मूवी बनाओ। कोर्ट में ये केस चलेगा लंबा, लेकिन तब तक तो मूवी रिलीज भी हो जाएगी। तो मुझे क्या लगवाना है? स्टे लगवाना है, इंजंक्शन लगवाना है कि मुझे पहले इस चीज से मतलब नहीं है कि मुझे बाद में क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर एक बार के लिए इस काम को रोक दो, ताकि वो अगर काम हुआ तो मेरा जो बड़ा नुकसान होने वाला है मैं उससे बच जाऊं। तो यहां पे एक टर्म आता है इर्रेपेरेबल हार्म। क्या आता है? इर्रिपेरेबल डैमेजेस या हार्म, कि ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई फिर कॉम्पनसेशन से नहीं हो सकती। और ये बेसिकली क्या होता है? इमीडिएट रिलीफ होता है, दैट कैन बी गिवन टू अ पर्सन। इमीडिएटली ये रिलीफ आप दे सकते हो ताकि एक बार के लिए उसको तसल्ली आ जाए कि हाँ ठीक है ये काम ऐसे हो सकता है। यहां पे देखो कंडीशंस बताई गई है, वो आप देख लेना, जो मैंने बताई है वो ये। इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इंटरिम सेल के ऑर्डर। सबसे पहले जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है दैट आर सब्जेक्ट टू डिके। आपका केस चला,
जो सब्जेक्ट मैटर केस का था, दैट इज अ प्रॉपर्टी, दैट इज अ पेरिशेबल गुड, जो थोड़े टाइम में खराब हो जाएगा. अब बोथ द पार्टीज हैव अ राइट, प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट, कोर्ट से कह सकते हैं कि हमें प्लीज ऑर्डर दे दो कि ये सामान हम बेच ले, क्योंकि अगर ये सामान खराब हो गया तो ये किसी के काम का नहीं रहेगा और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. तो इसके लिए जो कोर्ट से ऑर्डर निकलेगा उस ऑर्डर को हम कहेंगे इंटरिम सेल का ऑर्डर, और ये क्या है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर. इंटरलोकेटरी को आप सिंप्लीफाई करके इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो, कि जो कोर्ट ने बीच में निकाला है, दिस इज नॉट द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस, ये केस का फाइनल डिसीजन नहीं है, इट इज ओनली ऑन ऑर्डर जो बीच में दिया गया है. और वो अमाउंट हो सकता है कोर्ट अपने पास रख ले, बाद में केस का डिसीजन आने के बाद डिसाइड होगा कि किसके पास जाएगा. उसके बाद आते हैं दूसरे तरह के ऑर्डर, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन एटसेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर. डिटेंशन मतलब किसी को कहीं से निकालना. फिर उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन, मतलब उस प्रॉपर्टी को अपने पास में रख लेना कोर्ट के द्वारा ताकि वो उसको फर्दर नुकसान से बचा सके. और इंस्पेक्शन मतलब जैसे लैंडलॉर्ड ने टीनेंट पे केस किया कि टीनेंट वहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि वो कंस्ट्रक्शन करे एज पर कॉन्ट्रैक्ट, इंस्पेक्शन तो करवा के देखो पहले, क्या वो सच में ऐसा कर रहा है या तुम झूठा आरोप लगा रहे हो. तो ये इंस्पेक्शन वगैरह के राइट और ये सारे भी क्या होंगे, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होंगे. ये सिर्फ केस को एक नई डायरेक्शन देंगे, डिसीजन नहीं देंगे. फिर आता है एक केस में क्या क्या होना जरूरी है. सबसे पहले दो पार्टीज होना जरूरी है. आप अपने आप पे केस थोड़ी ना करोगे, देयर शुड बी एन अपोजिंग पार्टी. फिर उसके बाद मैंने ये चीज पहले ही बताई थी, केस के लिए सब्जेक्ट मैटर बनना बहुत जरूरी है. तो कोज ऑफ एक्शन पहले आएगा. तो दूसरी चीज क्या है, कोज ऑफ एक्शन. कोज ऑफ एक्शन से क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट मैटर बनेगा सूट का, कि कौन से सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड केस है. फिर अकॉर्डिंगली आप कोर्ट डिसाइड करोगे किस कोर्ट में जाएगा और आप क्या रिलीफ चाहते हो उस केस में, ये भी देखना पड़ेगा. आप अपनी तरफ से बता दो, ऐसा नहीं है कि जो तुम बोलोगे वही कोर्ट तुम्हें देगी. कोर्ट कैन गिव समथिंग लेस और समथिंग मोर, बट आप अपनी तरफ से अपना रिलीफ क्लेम कर सकते हो. अब यहां पे आता है एक मिसजॉइंडर. मिसजॉइंडर का क्या मतलब है, जैसे कि सपोज करो मैं तुम पे केस करना चाहता हूं, मैं किसी एक पर्सन को और साथ में लाता हूं, उसके साथ तुमने कुछ गलत नहीं किया बट वो मेरे साथ आ जाता है और बोलता है कि मैं भी तेरे साथ चलता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा कि दो लोगों ने केस किया है. वो क्या कहलाएगा बेटा, मिसजॉइंडर है, क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है. ही इज अननेसेसरी पार्टी इनटू द केस. क्या है वो, अननेसेसरी पार्टी. फिर कोर्ट को क्या करना चाहिए, वो जो अननेसेसरी पार्टी है उसको पहले ही मना कर देना चाहिए, भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, यू कैन गो एंड सिट एट होम, या फिर तुम हियरिंग सुनने के लिए यहाँ पे आ सकते हो पर तुम पार्टी नहीं बन सकते. अगर इन्होंने पहले उसको पार्टी बना के रखा और बाद में उसको क्लेम में कुछ रिलीफ नहीं मिला तो वो कोर्ट पे भी आरोप लगा सकता है. फिर आता है मिसजॉइंडर ऑफ कोज ऑफ एक्शन. भाई गलत करने वाला ने दोनों के साथ गलत किया है, ए और बी के साथ गलत करने वाला सी है, दोनों कंबाइंडली केस करना चाहते हैं पर उनके कोज ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग अलग है, तो सब्जेक्ट मैटर अलग अलग हो जाएगा, तो केस एक फाइल नहीं हो सकता. तो उसको हम कहेंगे मिसजॉइंडर ऑफ कोज ऑफ एक्शन. स्टेजेस इन प्रोसीडिंग ऑफ अ सूट. सबसे पहले क्या फाइल होती है बेटा, प्लेंट. फिर क्या जाते हैं, समन. किसको जाएगा समन, डिफेंडेंट को. फिर रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, कितने दिन में आना चाहिए, 30 दिन में. मैक्सिमम टाइम इसका 120 दिन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. पार्टीज की अपीयरेंस किसके सामने, कोर्ट के सामने. फिर क्या चलता है, पार्टीज का एग्जामिनेशन की सही है ना सब कुछ. फिर इसके बाद इश्यूज को फ्रेम किया जाता है और लास्ट में क्या कंडक्ट की जाती है, हियरिंग. और फिर जब सब कुछ हो जाता है तो क्या आ जाता है, जजमेंट आ जाता है कोर्ट का. तो दीज आर सम ऑफ द स्टेजेस दैट आर इंक्लूडेड इन अ सिविल केस. ये एक सिविल केस में इंक्लूड होने वाली स्टेजेस है. अब डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट. समन कोर्ट कैसे डिलीवर करती है, सबसे पहली चीज, समन किसको देना है, डिफेंडेंट को देना है. समन किसको देना है, डिफेंडेंट को देना है. डिफेंडेंट को समन देने के लिए हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, कोर्ट के ऑफिसर का यूज कर सकते हैं. हम विटनेस को समन देने के लिए बाय पोस्ट समन भेज सकते हैं. कंपनी को समन देने के लिए भी हम बाय पोस्ट डिलीवर कर सकते हैं. जबकि डिफेंडेंट के लिए हम समन पर्सनली डिलीवर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा.
समन की अगर सर्विस नहीं हो पाती, जैसे डेट अप्रोच आ रही है, डेट पास में आ रही है और आपको लगता है कि समन अभी तक सर्विस नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, समन की एक नई डिलीवरी कर सकते हो, मतलब एक फ्रेश समन इशू करके भेज सकते हो, जिसके बेसिस पे आपका वो नए तौर पे चालू हो जाएगा। लेकिन अगर कभी मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि पर्सन इज हाइडिंग, अपने आप को छुपा रहा है जानबूझ के, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, उसके घर के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे, मतलब सामने दिखते हुए पार्ट पे, गेट पे, खिड़की पे, इन पे समन चिपका के आ सकते हो कोर्ट की परमिशन से, और वो डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने समन सर्व कर दिया है। डिफेंस करने के लिए आपको 30 डेज का टाइम मिलता है, अगर मैक्सिमम टाइम दिया जाए तो वो 120 डेज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, बेटा कितनी पार्टीज होती है केस में, दो, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट। अगर मान लीजिए किसी केस में ऐसा हुआ, पार्टीज ने केस किया और दोनों ही नहीं पहुंचती है वहां पे केस के टाइम पे, हियरिंग के टाइम पे, तो केस क्या हो जाएगा, डिसमिस। अगर प्लेंटिफ नहीं आता है, डिफेंडेंट आ जाता है, तो क्या करेंगे, या फिर डिफेंडेंट नहीं आया, प्लेंटिफ आया, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए एक चीज आती है, देखो, प्लेंटिफ इज प्रेजेंट बट डिफेंडेंट इज एब्सेंट, तो हमेशा क्या हो सकता है, एक्स पार्टी डिक्री या डिसीजन दिया जा सकता है, वॉट एवर इज द केस। अब ये एक्स पार्टी क्या होता है, एक पार्टी की एब्सेंस में जब डिसीजन लिया जाएगा तो दैट विल बी नोन एज एक्स पार्टी डिसीजन। ये तो कब था, प्लेंटिफ प्रेजेंट एंड डिफेंडेंट एब्सेंट। अब मान लो डिफेंडेंट को समन क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि प्लेंटिफ ने गलत एड्रेस वगैरह बताया था, ये इसकी गलती थी, तो प्लेंटिफ हैज टू पे द कॉस्ट ऑफ द कोर्ट फॉर दैट डे। ठीक है, अब मान लेते हैं हम डिफेंडेंट तो आ गया, पर जिसने केस किया वो एब्सेंट हो गया, तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, डिफेंडेंट का फायदा यहां पे, क्लेम को एक्सेप्ट कर ले जितना वो करना चाहता है, जैसे 80% 70%, उसी पे डिसीजन लिया जा सकता है, तो डिफेंडेंट का बस ये फायदा हो जाएगा, पर केस कभी भी डिफेंडेंट के फेवर में नहीं होगा। अब जो ये यहां पे ये एक्स पार्टी है ना बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है, एक्स पार्टी पे यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है कि अगर एक्स पार्टी डिक्री निकाल दी कोर्ट ने, तो डिफेंडेंट के पास क्या ऑप्शन है, क्या कोई ऑप्शन है, क्या एक कोई रेमेडी अवेलेबल है। यस, पहला, अपील फाइल कर सकता है उस डिसीजन के खिलाफ कि ये जो डिसीजन आपने लिया है ये मुझे समझ में नहीं आया है, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू सेड, मुझे समझ ही नहीं आया आपका डिसीजन, तो आप मेरे को क्या दे दो, अपील का ऑप्शन दो। ठीक है, दूसरा, रिव्यू ऑफ जजमेंट, उसी सेम कोर्ट में जजमेंट को रिव्यू कर दो, जाके एक रीजन दे दो कि मैं क्यों नहीं आया उस दिन, तो वो हो सकता है जजमेंट को रिव्यू कर ले। तीसरा, डिक्री को सेट असाइड करवाने की एप्लीकेशन, कि एक बार इस डिक्री को साइड में रखो, मेरी बात जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। फिर उसके बाद डिक्री में अगर फ्रॉड जैसा कुछ आपको दिखता है तो सेट असाइड की एप्लीकेशन फ्रॉड के बेसिस पे भी लगाई जा सकती है, पर अगर समन सर्विस नहीं हुआ था उसके लिए तुम कोर्ट पे केस नहीं कर सकते, अगर समन आपको नहीं मिला तो उसके लिए कोर्ट पे केस नहीं कर सकते। नो सूट शैल लाई फॉर नॉन सर्विस ऑफ समन। अब आते हैं डिस्कवरी एंड इंटेरोगेटरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। डिस्कवरी क्या होती है बेटा, खोज करना, खोज किसकी करना, एविडेंसेस की करना, सच्चाई की करना। तो जब भी कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट क्या करवाती है, डिस्कवरी कराती है, कि मैं तो अपना फेवर करूंगा, दूसरा वाला अपना फेवर करेगा, तो कोर्ट सच्चाई जानना चाहती है तो उसके लिए डिस्कवरी करवाई जाती है। अब यहां पे एक वर्ड आता है इंटेरोगेटरीज। हु आर इंटेरोगेटरीज? इंटेरोगेटरीज आर सम पर्संस दैट आर रिलेटेड टू द केस, उनके हम बयान रिकॉर्ड करते हैं और उनको हम फिर क्रॉस एग्जामिन भी कोर्ट में कर सकते हैं। इंटेरोगेटरीज आर अलाउड, इंटेरोगेटरीज भी अलाउड है कोर्ट में, कि जैसे पुलिस कोई घटना होती है उसके बाद आसपास के लोगों से बहुत सारी चीजें पूछताछ करती है और उसके बेसिस पे इंटेरोगेटरीज बना लेती है और वो कोर्ट में प्रेजेंट करती है, तो कोर्ट इंटेरोगेटरीज से भी काम कर सकती है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में ये आता है कि समटाइम्स कोर्ट क्या चाहती है कि किसी पर्सन को ना बुलाया जाए, पर कोई डॉक्यूमेंट केस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वो कोर्ट में आना
जरूरी है, तो वो उस तरह से भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट को मंगवा सकती है। तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में ये चीज है। अब ये प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो दिया गया है ना, इसके लिए ये बताया गया है कि कब पार्टी मना कर सकती है कि मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करूंगा। पहला, कि मेरे पास है ही नहीं वो डॉक्यूमेंट, डिनाई कर दो, साफ मना कर दो कि मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, जहां पे वो पार्टी का खुद का एविडेंस डिस्क्लोज करे, जैसे आप अगर कार्ड्स खेलते हो तो इफ यू हैव एस, तो आप पहले थोड़ी ना चल दोगे, आप उसको लास्ट के लिए प्रिजर्व करोगे। तो यहां पे भी कोर्ट में आप ये बोल सकते हो कि दिस इज माय एविडेंस, वो मैं बाद में दूंगा, तो अभी नहीं दे सकता। जहां पे कोई लीगल प्रोफेशनल प्रिविलेज एंजॉय करता हो तो वो मना कर देगा कि मैं ये डॉक्यूमेंट दे ही नहीं सकता। जहां पे उस डॉक्यूमेंट का डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या हो सकता है, इंजूरियस हो सकता है, हार्म कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट को, तब भी ये नहीं माना जाएगा। अब आ जाते हैं हम एडमिशन बाय पार्टीज। एडमिशन बाय पार्टीज मतलब अगर मैंने तुम पे जो आरोप लगाए तुम उसको फुल्ली या पार्टली एक्सेप्ट कर लो तो दैट इज नोन एज एडमिशन। इश्यूज ऑफ फैक्ट मतलब कि जो भी डिस्प्यूट हमारे बीच में हुआ है, जितने भी चीजें हमारे बीच में, वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, इश्यूज कहलाएंगे। उन्हीं पे फिर हम क्या करेंगे, चार्ज फ्रेम करेंगे, उसी के बेसिस पे सब्जेक्ट मैटर बनेगा। अब देखो, इसने इश्यूज आर फ्रेम्ड ऑन मटेरियल प्रोपोजिशन, किस पे, जो भी एलिगेशन प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में है उसके बेसिस पे, जो पार्टीज प्रेजेंट है या उनके प्लीडर जो बोलते हैं उसके भी हाफ पे, या इंटेरोगेटरीज के आंसर से, या फिर डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस हुए उससे भी आ सकते इश्यूज, या स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव व्हेन एग्जामिन्ड, और फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। इन सब चीजों से जो भी चीजें निकल के आएगी वो केस में क्या बन जाएंगे, आपके इश्यूज बन जाएंगे। जो जो चीजें, कहानी आपके सामने आती जाएगी वो सारे आपके केस के क्या बन जाएंगे, इश्यूज बन जाएंगे। हियरिंग क्या होती है, जहां पे कोर्ट ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाती है पूरी तरह से कि भाई हाँ, इनके बीच में हमें हियरिंग करनी पड़ेगी, इनको बुलाना पड़ेगा और केस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये फिर हियरिंग चलती है फिर कोर्ट में। आप हियरिंग इज डन इन द कोर्ट, दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, दोनों के जो बंदे होते हैं, मतलब जो प्लीडर, दोनों साइड के लॉयर्स वगैरह, वो भी वहां पे मौजूद रहते हैं और उनकी प्रेजेंस में फिर केस को डिस्कस किया जाता है। एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है, शपथ पत्र इसको आप बोल सकते हो। क्यों जरूरी होता है ये एफिडेविट देना, एफिडेविट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड whenever court want to take oath from the person, एक डिक्लेरेशन लेना चाहती हो कि भाई जो तुम लिख रहे हो इस पे दैट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, अगर इसमें कुछ भी गलत पाया गया तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, तो इसीलिए एफिडेविट निकाले जाते हैं। तो एफिडेविट का पर्पस ये होता है, अब कोर्ट कब कब एफिडेविट ले सकती है, किसी भी समय जब कोर्ट को लगे कि ये चीज एफिडेविट पे ही आनी चाहिए तो वो उसके लिए एफिडेविट ले सकती है। उसके बाद विटनेस के बयान भी एफिडेविट पे लिए जा सकते हैं, जैसे विटनेस कुछ बोलता है तो उसको भी एफिडेविट पे रिकॉर्ड करके लिया जा सकता है, या फिर कोई पार्टी अगर एप्लीकेशन लगाती है तो उसके लिए भी आप एफिडेविट एप्लीकेशन से भी ले सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं एफिडेविट कहां कहां काम आ सकता है। पर एफिडेविट पे कुछ लिख के देने के बाद क्या क्रॉस एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है? यस, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। क्रॉस एग्जामिन भी उसको किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए तो यू कैन क्रॉस एग्जामिन द सेम। फिर आते हैं हम जजमेंट, जो पहले हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड यहां पे दिया गया है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। डिक्री वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी है, ये रिपीट है, थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट किया गया है। मेन सीधे हम आ जाते हैं अपील्स पे। अपील चार तरह की होती है। फर्स्ट अपील जिसको हम बोलते हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, सेकंड अपील जो कि उससे ऊपर की कोर्ट में होती है, और फिर आती है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, और लास्ट आती है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। जब मेरे को कहीं से भी कोई डिसीजन मिला एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट से, पर मुझे वो डिसीजन समझ में नहीं आया और मैंने हायर कोर्ट में क्या कर दिया, उस डिसीजन के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फाइल की, तो दैट विल बी नोन एज फर्स्ट अपील। सेकंड अपील, जब मेरे को फर्स्ट अपील का भी डिसीजन नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर सकता हूं, सेकंड अपील भी फाइल कर सकता हूं, तो ये मेरा सेकंड अपील का ऑप्शन आएगा। फिर आ जाते हैं अपील टू सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली नहीं हो सकती, इसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, कंफर्मेशन ऑफ
हाई कोर्ट। क्या चाहिए? कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट चाहिए, कि अगर हाई कोर्ट आपको कंफर्म कर दे कि ये आप फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी अपील। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स हम पहले ही देख चुके हैं। नॉर्मली या जनरली ऑर्डर्स आर नॉन अपीलेबल, ऑर्डर्स पे अपील नहीं हो सकती। ओनली दोज ऑर्डर्स आर अपीलेबल जिनके लिए मेंशन किया गया है कि उन पे अपील हो सकती है, तो उन ऑर्डर्स को आप आसानी से अपील में लेके जा सकते हो। उसके बाद आता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल, ये हो गया। रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, बहुत ही आसान टॉपिक है ये भी। रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन, रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन, ये 3 टॉपिक है। रेफरेंस में क्या होता है? बेसिकली जैसे एक कोर्ट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन था केस को डिसाइड करने का, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम फेस होती है कि मैं इस केस को इस तरह से डिसाइड नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे? उसको रेफर कर दोगे मैटर को किसी दूसरी कोर्ट में। जैसे नहीं होता, आप छोटे हॉस्पिटल में गए और उन्होंने कहा हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, तो आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रेफरेंस कहलाएगा। ये रेफरेंस हमेशा कहां जाती है? हाई कोर्ट में। जब भी किसी लोअर ग्रेड की सिविल कोर्ट को ऐसा लगता है कि मैटर में हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हमारे पास इतनी शायद नॉलेज नहीं है या हम शायद सही डिसीजन ना ले, तो वो रेफर कर देंगे। दूसरा आता है रिव्यू। ये हमेशा बेटा सेम कोर्ट में होता है। कहां होता है? सेम कोर्ट में होता है। रिव्यू सेम कोर्ट में कैसे होगा? कि जैसे सपोज करो केस का डिसीजन आ गया और तुम्हें कोई एविडेंस बाद में मिला डिसीजन आने के बाद, तो तुम गए कोर्ट में और ये बोला कि एक बार इसको रिव्यू कर लो, बिकॉज ये जो एविडेंस है ये केस के डिसीजन को शायद बदल सकता है। तो सेम कोर्ट में होगा रिव्यू, हमेशा हायर कोर्ट में नहीं होगा। रिवीजन कौन करती है बेटा? हाई कोर्ट करती है। इसके लिए हम रेफरेंस यूज नहीं करेंगे। इसके लिए 2 टर्म यूज होती है, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है सुओ मोटो। देखो, जितनी भी आपकी सिविल कोर्ट है किसी भी स्टेट में, उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन किसका आता है? हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि जो ये कोर्ट चल रही है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही, ये चेक करना होता है हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट जब भी अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसाइडेड केसेस को एक बार चेक करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिवीजन बोलते हैं। एप्लीकेशन पे या सुओ मोटो कभी कभी क्या होता है कि कोई केस का डिसीजन इतना हाईलाइट हो जाता है कि ये गलत है गलत है, तो ये अपने आप से सुओ मोटो भी उसको रिवीजन में ले सकते हैं। ऑन एप्लीकेशन मतलब जहां पे अपील नहीं हुई, पर पार्टी में से किसी ने या किसी और संस्था ने, किसी ने भी एप्लीकेशन लगाई हाई कोर्ट में कि दिस इज अ केस जो आपको एडजुडिकेट करना चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए, तो वो अब इसको रिवीजन में ले सकती है। तो इसमें भी दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, शॉर्ट नोट भी आता है और डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, क्या कंपनी पे केस हो सकता है या कंपनी किसी पे केस कर सकते हैं बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन? यस डेफिनेटली, कंपनी किसी पे केस कर सकती है और कंपनी पे भी केस हो सकता है। बट व्हाट अबाउट द समन? अगर कंपनी पे केस हुआ तो समन किसको दोगे? तो समन देने के लिए हम किसको दे सकते हैं? सेक्रेटरी या कोई डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर को, या फिर पोस्ट से उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी भेज सकते हैं। तो आपका समन प्रॉपरली डिलीवर्ड मान लिया जाएगा। माइनर के और लूनेटिक्स के अगेंस्ट केस, पहले ये 8 नंबर में भी पूछा जाता था क्वेश्चन, लेकिन अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है, तो अपन 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। माइनर कौन होता है बेटा? माइनर मतलब जो 18 साल से कम का है, जो 18 का अभी नहीं हुआ है, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर। ये बेटा खुद केस फाइल नहीं कर सकता। 2 हो सकते हैं इसमें केसेस, एक तो माइनर क्या हो? प्लेंटिफ हो, एक माइनर डिफेंडेंट हो। दोनों ही केसेस में इन पे डायरेक्टली केस नहीं हो सकता, ना ये डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है। तो प्लेंटिफ अगर केस फाइल करे माइनर, तो किसके बिहाफ पे? नेक्स्ट फ्रेंड। ये नेक्स्ट फ्रेंड कौन है? हु इज दिस नेक्स्ट फ्रेंड? नेक्स्ट फ्रेंड मतलब ऐसा कोई पर्सन जो क्या हो? मेजर हो, साउंड माइंड का हो
और जिसका माइनर में किसी तरह का कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं हो, तो नो एडवर्स इंटरेस्ट आप लिख सकते हो। तो ये बंदा कौन होगा? नेक्स्ट फ्रेंड होगा। नेक्स्ट फ्रेंड के बिहाफ पे केस चलाया जा सकता है। अगर डिफेंडेंट माइनर है तो इसके लिए आप गार्जियन अपॉइंट करो, उसी के थ्रू आप डील करोगे। ये तो हो गया वो केस जब ये माइनर है। व्हाट इफ माइनर बिकम्स मेजर? माइनर अगर मेजर हो जाए तो फिर क्या होगा? माइनर मेजर होने के बाद उसके पास दो ऑप्शन है, ईदर टू विड्रॉ द केस और कंटिन्यू द केस। या तो केस को विड्रॉ कर ले या कंटिन्यू कर ले। विड्रॉ करेगा तो सारी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी डिफेंडेंट को, अब तक जितना पैसा डिफेंडेंट का लगा है आपको सब देना पड़ेगा। और अगर कंटिन्यू करता है तो अपने नाम से कंटिन्यू कर सकता है। जो नेक्स्ट फ्रेंड था उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड का नाम क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। तो ये चीज आप खास करके ध्यान रखेंगे कि मेजर होने के बाद क्या ऑप्शन है। जब ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता था तो यू नीड टू राइट अ लॉट, बट अगर 4 मार्क्स में ही क्वेश्चन आता है तो ब्रीफली आप सब चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आता है समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर क्या होता है? समरी प्रोसीजर मतलब कि ब्रीफली केस को चलाना, एक बार में हियरिंग में केस को डिस्पोजल दे देना, डिसाइड करके दे देना, तो वो आपका क्या कहलाता है बेटा? समरी प्रोसीजर कहलाता है। तो ये समरी प्रोसीजर में यहां पे बेटा देखो ये गलती है, ये चीज इससे रिलेटेड नहीं है, ये समरी ट्रायल की चीज है। दिस इज समथिंग दैट इज बिलोंगिंग टू समरी ट्रायल, जो कि आपका पार्ट किसका है? सीआरपीसी का, ना कि सीपीसी का। ये इसमें पूरा ही गलत दिया हुआ है। देखो यहां पे टर्म भी समरी ट्रायल आ रही है, तो समरी प्रोसीजर यहां से आ रहा है। द रूल्स ऑफ समरी प्रोसीजर कौन कर सकता है? हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, स्मॉल कोर्ट। अदर कोर्ट्स, इन सच कोर्ट्स द हाई कोर्ट में रेस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर 37 बाय इशूइंग ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये भी याद करना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि समरी ट्रायल किस ऑर्डर के थ्रू होता है? ऑर्डर नंबर 37 के थ्रू। कई बार ये रोमन में लिखा होता है तो कंफ्यूज मत होना, ये रोमन में भी लिखा हुआ मिल सकता है 37। तो 37 ऑर्डर है जिससे आप समरी प्रोसीजर कर सकते हो। मतलब वन टाइम में क्या करना है? केस का डिस्पोजल करना है। वन टाइम में क्या करना है? केस का डिस्पोजल करना है, डिसाइड करके देना है। समरी प्रोसीजर कैसे शुरू होता है? स्पेसिफिक अवरमेंट टू द इफेक्ट दैट द सूट इज फाइल्ड अंडर दिस ऑर्डर। ये सूट इसी ऑर्डर में फाइल हुआ है, ये बताना बहुत जरूरी है। आप इस पे मेंशन नहीं करेंगे तो ये नॉर्मल केस माना जाएगा, ये समरी प्रोसीजर का केस नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा, इसमें हमने पहले कोई रिलीफ नहीं लिया हुआ है, मतलब ये नया केस है, इसमें ऑलरेडी कोई रिलीफ नहीं लिया गया है। और inscription immediately below the number of the suit in the title of the suit that the suit is filed under this order। ये पूरा प्रॉपरली आप इसका ऑर्डर नंबर भी लिखोगे कि हमने ये समरी प्रोसीजर में इस ऑर्डर के अंडर लगाया है। कौन से केसेस इसमें आ सकते हैं? पहला, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट के केसेस इसमें आ सकते हैं। उसके बाद जहां पे कोई डेट या लिक्विडेटेड डिमांड हो। लिक्विडेटेड क्यों बोला बेटा? क्योंकि अगर अनलिक्विडेटेड रहा तो फिक्स करने में भी तो हियरिंग लगेगी। तो लिक्विडेटेड डिमांड या डेट अगर हो तो उसके लिए हो सकता है। कहां से निकल के आ सकता है ये? कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट से, किसी एक्ट से, या कोई गारंटी से। अगर फिक्स्ड अमाउंट तुम्हारा रिकवर होना हो तो उसके लिए आप समरी प्रोसीजर चला सकते हो। समरी जजमेंट, इसके लिए कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट लाया गया। ये पोर्शन बेटा ओल्ड सिलेबस वालों के लिए नया है। ये जो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट इसमें 2015 का दिया हुआ है, दिस इज अ न्यू पार्ट फॉर द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। उनके सिलेबस में ये नहीं था, ये नया ऐड हुआ है। ये वाला फिर भी पहले अमेंडमेंट में आ चुका था, इनहेरेंट पावर वाला। ये इनहेरेंट पावर के मैंने कुछ पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखाए थे, बस उतना ही याद रख लो और केस का नाम याद रख लो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इनहेरेंट पावर का मतलब क्या है। कि जैसे कोड में बहुत कुछ चीजें लिखी हुई है, आपको जो ये सीपीसी मिला है, सिविल प्रोसीजर कोड, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रिटन इन दिस कोड। पर अगर मान लीजिए कोर्ट के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे डील करने के लिए कोड में कुछ नहीं लिखा, तो कोर्ट क्या करे? फिर अपने हिसाब से उस चीज को डिसाइड कर सकती है, उस पे डिसीजन ले सकती है। तो उसके ही कुछ रूल्स यहां पे बताए गए हैं कि ये इनहेरेंट पावर कब यूज होती है। केस का नाम है के वेलुसामी वर्सेस एन पलानीसामी।
इस केस में ये चीज निकल करके आई थी और ये रूल्स यहां पे बताए गए हैं। पहला रूल क्या कहता है कि जब तक कोड में कुछ हो तब तक आपको इसको यूज नहीं करना। इन पावर को बहुत ध्यान से यूज करना रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इन पावर्स को यूज कर सकते हो। तो जो नोट्स में आपको शॉर्ट पॉइंट्स लिखाए थे वो आप लिख सकते हो। पावर ऑफ सिविल कोर्ट एंड देयर एक्सरसाइज बाय ट्राइब्यूनल। क्या ट्राइब्यूनल के पास भी सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है? डेफिनेटली यस। जो हम ट्राइब्यूनल क्रिएट करते हैं, किसी भी एक्ट से अटैच करते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ये आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है। अब इनके पास जो पावर होती है वो कैसी पावर्स होती है? इनके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स ऑलरेडी दी होती है। वाई सिविल कोर्ट्स वाली पावर क्यों देते हैं? क्योंकि अगर इनको सिविल कोर्ट जैसी पावर नहीं दी तो फिर ये कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अब यहां पे देखो कौन सी पावर सिविल कोर्ट की सेम ट्राइब्यूनल के पास भी होती है। समन देना ये पावर है। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, एफिडेविट पे बयान लेना, रिकॉर्ड की कॉपी वगैरह मंगा पाना, एग्जामिन करना विटनेस और डॉक्यूमेंट को, डिफॉल्ट पे डिसमिस करना केस को, सेट असाइड करना, या और भी जो भी पावर सिविल कोर्ट के पास होती है वो सारी पावर किसको दी गई है? इन कोर्ट्स को भी दी गई है, ट्राइब्यूनल को। मेजर इनेक्टमेंट जिनसे ट्राइब्यूनल बनी हुई है, कंपनीज एक्ट, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002। उसके बाद सीधा कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट बताया गया। ज्यादा नहीं दिया गया, इंट्रोडक्टरी फॉर्म में दिया गया, बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके ये नहीं दिया गया, कॉन्सेप्ट बहुत छोटे रूप में दिया गया। अब इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकता है कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया तो वो स्पेसिफिक कुछ नहीं आएगा, बस खाली एक्सप्लेन करने के लिए आपको मिल सकता है और इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ। बस कॉमर्शियल कोर्ट के लिए पिकूनियरी वैल्यू होनी चाहिए और लोकल लिमिट्स वाली कोर्ट को इंक्लूड करना है, किसको अपॉइंट करोगे आप कमर्शियल कोर्ट की तरह, ये सब खाली प्रोविजन शॉर्ट में ब्रीफ में बताए गए हैं। इनके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है और रिकवरी ऑफ मनी के केसेस आ सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अदर इंटेंजिबल राइट के केसेस में आपको क्या क्या करना है, बस एकदम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस चीज का दिया हुआ है। प्री इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिएशन एंड सेटलमेंट, इन कमर्शियल कोर्ट में केस आने से पहले क्या हम मीडिएशन या सेटलमेंट का ट्राई कर सकते हैं? डेफिनेटली यस, यू कैन ट्राई फॉर मीडिएशन एंड सेटलमेंट एज वेल। फिर आता है अपील्स, क्या यहां पे अपील हो सकती है? यस, अपील्स का भी ऑप्शन है। ये भी अमेंडमेंट जो हुए उन पे भी यहां पे सिर्फ नाम दिए गए हैं कि इस एक्ट के आने के बाद कहां कहां अमेंडमेंट आए सीपीसी में, क्योंकि पहले तो पूरा सीपीसी के थ्रू ही चलता था, लेकिन अब जब आप कमर्शियल कोर्ट एक नई चीज क्रिएट कर रहे हो, एक्ट बना रहे हो, तो सीपीसी में कहां कहां चेंजेस आए बस वो यहां पे नाम लिखे गए हैं। तो इस तरह से यहां पे आके ये जो चैप्टर आपका 6 था सिविल प्रोसीजर कोड, वो भी यहां पे खत्म होता है। तो आज की क्लास में हमारा जो टारगेट था वो हमने बहुत कम अचीव किया है। अभी टोटल 18 चैप्टर्स है, अभी हमने सिर्फ 2 चैप्टर्स किए हैं, लेकिन आगे के चैप्टर्स हम नोट से भी करेंगे, कुछ कंपाइलर से भी करेंगे और वो थोड़े जल्दी हो जाएंगे। आज थोड़ा हमने पेपर पैटर्न भी डिस्कस किया, आपको पढ़ना कैसे वो भी देखा, ओल्ड सिलेबस में न्यू सिलेबस में क्या चेंजेस है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द चैप्टर्स, जो इसके अलावा आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं उन पे भी हम काफी डिस्कस करेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। हमारा टारगेट वही है कि हम ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस कवर कर लें, और अगर एंटायर भी नहीं तो एटलीस्ट हम 70 to 80% हमारा सिलेबस कवर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो कि हम एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं। और टारगेट याद रखना अपना कि एग्जेम्पशन का सोच के चलोगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो द नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जो हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है उसके बाद के चैप्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।